Okay. Now, yesterday we discussed about the theoretical aspects of management accounting. Today we are going to start with the main, one of the major or one of the main technique of marginal your management accounting. It's budgetary control and budgeting. हाँ जी बेटा. I sent you the link. Let me just check. It's there in the chat box. No, ma'am, it's on your WhatsApp. ओके, इन केस यू हैव द ऑप्शन तो आप इसके वाले चैट बॉक्स में आप डाल दो टीम्स वाले में, तो उसमें यह नाम रहेगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं आज, दे कैन यू नो ज्वाइन यूजिंग द लिंक, तो सब लोग उसमें जुड़ जाएंगे. यू हैव दिस ऑप्शन. ओके, now we are going to discuss the concept of budgeting, budgetary control and budgeting. इसमें सबसे पहले एक जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है बजट का, कि बजट होता क्या है. बजट की जब हम बात करते हैं तो बजट इज़ बेसिकली बहुत सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो एक एस्टिमेशन होता है खर्चों के लिए, कि किसी भी चीज़ के लिए हम बजट प्रिपेयर कर रहे हैं. बहुत जनरल हम लोग ये टर्म्स यूज़ करते हैं कि मेरा बजट इतना है, आपका बजट कितना है. इस तरह के टर्म्स हम बहुत रूटीन लाइफ में हम लोगों का यूज़ होता है. तो उस बजट के जो टर्म हम यूज़ करते हैं उसका मतलब क्या होता है कि मैं कितने पैसे खर्च कर सकती हूँ, मेरी पॉकेट में कितने पैसे हैं, मेरी सेविंग्स या मेरी सैलरी या जितने भी मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है उसके हिसाब से मैं किसी भी चीज़ को अक्वायर करने के लिए व्हाट अमाउंट आई कैन पे. तो बजट के लिए अगर हम बात करते हैं तो बजट इज़ बेसिकली अ प्रिपरेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, और यू कैन से इट्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम टाइम जब हम खर्चा करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, उससे पहले बनाते हैं. तो ये एक फोरकास्ट होता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो हम आने वाले टाइम के लिए पहले से एस्टिमेट करके रखते हैं कि आगे होने वाले खर्चे जो हैं वो हमारे कितने कितने कैसे कैसे होंगे. तो इट्स बेसिकली अ प्री डिटर्मिन्ड financial statement where we are we are preparing a detailed plan of action which has been developed and distributed as a guide to current operations and the future operations, and then we just go for the evaluation of the performance. तो आगे आने वाले फ्यूचर के टाइम पीरियड के हिसाब से जो हमारे खर्चे होंगे उनको हम पहले से प्री डिटर्मिन कर देते हैं, एस्टिमेट कर देते हैं, हम फोरकास्ट कर देते हैं. ये होता है हमारा बजट का मतलब. According to Brown, you can say it's a predetermined statement of management policy during a given period which provides a standard for comparison with the results actually achieved. इसका क्या मतलब है, मैंने अगर किसी खर्चे को, किसी कॉस्ट को पहले से प्री डिटर्मिन किया हुआ है, फोरकास्ट किया हुआ है. फोरकास्ट करने से मुझे फ़ायदा क्या है, मैंने फोरकास्ट करके रखा कि अगले 6 महीने में मुझे इतना इतना खर्चा मुझे उठाना पड़ेगा, इतनी मेरी कॉस्ट होगी इस चीज़ के लिए. एक मेरा स्टैंडर्ड सेट हो गया कि ये मैंने फोरकास्ट करके रखा है पहले से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि व्हाट ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर्स आई विल बी इनकरिंग और द इनकम आई विल बी गेटिंग इन द नियर फ्यूचर एंड मेकिंग द कंपैरिजन, जिसकी वजह से आई कैन ट्राई कि मेरी फ्यूचर में कोई भी इस तरह की सिचुएशन ना हो कि अगर मैं मनी की टर्म्स में बात कर रही हूँ कि पैसा मेरे पास कितना है, कितना सरप्लस में है, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन ना हो मेरे पास जहाँ डेफिशिएंसी हो कैश की. क्यों? क्योंकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जहां मेरे पास कैश डेफिशिएंसी में है, तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. या तो प्रोडक्शन रुक सकती है या कोई और काम अटक सकते हैं क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो भी मेरे बिजनेस के लिए दिक्कत का काम है. और मेरे पास अगर पैसा सरप्लस में रखा हुआ है तो वो वेस्टेज हो रही है. पैसे की ज़रूरत है मान लीजिए 5 लाख की, मेरे पास रखे हुए हैं 40 लाख रुपए, तो वो जो डिफरेंस है, जो सरप्लस मेरे पास रखा हुआ है, वो एक तरीके से आइडल पड़ा हुआ है. आई एम नॉट यूजिंग इट. मैं उसको कहीं पे भी यूज़ करती, यूटिलाइज करती, कहीं पे इन्वेस्ट कर देती, तो आई वुड हैव यू नो रिसीव द रिटर्न. मैंने ऐसे रख के छोड़ा हुआ है अपने पास. तो वो मेरे पास जो सरप्लस की सिचुएशन है, सरप्लस की सिचुएशन में भी व्हाट हैपेंस इज कि जब मेरे पास एडिशनल पैसा है वो मेरा आइडल पड़ा हुआ है, जो मेरे लिए मुझे एक तरीके से नुकसान हो रहा है उस पैसे का. वो पैसा इंक्रीज कर सकती थी. आप में से किसी का अभिषेक प्लीज अपने आप को म्यूट करिए.
ओके, सरप्लस फंड्स अगर मेरे पास रखे हुए हैं तो वो भी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि जब मेरे पास, मैं अगर उसको पैसे को कहीं इन्वेस्ट करती तो मुझे रिटर्न्स मिलते, अभी वो मेरे पास आइडल है। दूसरी सिचुएशन, जब मेरे पास पैसा डेफिशिएंसी में है तो मेरा कोई ना कोई काम अटक सकता है। इन केस सम ऑफ यू हैव रेज्ड योर हैंड्स, अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए या चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिए। मैं चैट बॉक्स में आपका क्वेश्चन पढ़ के आई आंसर दैट। और अगर गलती से हो गया तो प्लीज़ अब ये आप अनडू कर दीजिए इसको। ओके, बजट के लिए जो हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, बजट से हमें एक ये फ़ायदा हो जाता है कि हमने पहले से ही प्लानिंग करके छोड़ी हुई है, फोरकास्ट करके छोड़ा हुआ है, जिसमें अगर मैं कैश बजट की बात कर रही हूँ, यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स, विल डिस्कस इन टुडेज क्लास। जब हम कैश के टर्म्स में बात कर रहे हैं कि मेरे पास कैश कितना होना चाहिए, कितना है मेरे पास, कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, ये सब चीज़ें अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें डेफिशिएंसी या सरप्लस की बात करते हैं। प्रोडक्शन अगर मैं कर रही हूँ तो प्रोडक्शन, कोई भी प्रोडक्ट अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ तो आई नीड द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मुझे परचेज करना है, तो कब कितने रॉ मटेरियल की मुझे ज़रूरत होगी प्रोडक्शन के लिए, मैं यूनिट्स कितनी मैन्युफैक्चर करूँ, डिपेंडिंग ऑन द सेल्स वी कैन हैव इन द मार्केट। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम बजट्स बनाते हैं। अलग अलग तरीके के बजट्स बनाते हैं जिनके अलग अलग पर्पसेस होते हैं। बजट्स का ओवरऑल में इन जनरल अगर हम नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले इट्स बेसिकली गिविंग यू अ प्लान्ड वे टू गो फॉर एनी थिंग। अगर हमें कोई काम करने की सोच रही हूँ तो उसमें हम फोरकास्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर प्लानिंग होती है। तो इट्स बेसिकली अ प्लानिंग डिवाइस विच हेल्प्स यू इन इससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि फोरकास्ट किया हुआ है तो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है हमने टेंटेटिव कि हमारा परफॉर्मेंस जो होगा वो इस तरह से होना चाहिए। फिर जब हम एक्चुअली काम करते हैं तो एक्चुअल काम में हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस मिल जाती है। अब मेरे पास दो तरीके के परफॉर्मेंस लेवल्स, परफॉर्मेंस के यूनिट्स हो गए या जो उसके फिगर्स हैं दो। एक जो बजटेड थी, जो टेंटेटिव मैंने प्लान की हुई थी, फोरकास्ट की हुई थी, और एक एक्चुअल। तो व्हाट आई कैन डू इज आफ्टर द एक्चुअल परफॉर्मेंस हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि मैंने जो बजटेड फिगर दिखाई थी, जो एस्टिमेट दिखाया था, कैलकुलेट किया था, क्या मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस उसके हिसाब से है। अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो डिफरेंस है तो क्यों है, फेवरेबल है या एडवर्स है, और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए यू विल टेक केयर ऑफ इट कि जब आप नेक्स्ट टाइम बजट बनाओगे तो आप उसके हिसाब से उसमें चेंजेस करके, वेरिएशन करके और प्रॉपर तरीके से बजट्स बना सकते हो ताकि वेरिएशंस ना आए, और अगर आए तो बहुत नेग्लिजिबल हो। इसके अलावा में कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं बजट्स की, तो इट्स बेसिकली प्रिपेयर्ड ईदर इन मॉनिटरी टर्म्स और क्वांटिटेटिव टर्म्स और द बोथ यूनिट्स मेजरमेंट की। जब हम फाइनेंशियल अकाउंट्स की बात करते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान होगी कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि वी रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू मॉनेटरी टर्म्स। नाउ व्हेन वी प्रिपेयर दी बजट्स, बजट्स में हम क्वांटिटेटिव टर्म्स की भी बात कर सकते हैं, उसके हिसाब से भी बजट्स बना सकते हैं, और मॉनेटरी टर्म्स में उसको एक्सप्रेस करके भी बजट की प्रिपरेशन हो सकती है। उसके अलावा में जब हम बजट बनाते हैं तो बजट एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए हम बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, जो कि एक फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए होता है। तो एक सर्टेन टाइम पीरियड है विच इज़ अ फ्यूचर, तो अगले 6 महीने के लिए, अगले 1 साल के लिए, अगले 2 साल के लिए, इस तरह से। तो it is basically a definite time period for which we are preparing the budget, and it's basically a forecast, means we are preparing the budget for a future time period. Next, the characteristic is that the purpose of preparing the budget is to implement the policies which have been formulated by the management to attain the given targets. कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टारगेट सेट होते हैं, गोल्स अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए जो मैनेजमेंट पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करती हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। अब उनकी प्रॉपर एग्जीक्यूशन के टाइम पे हम अलग अलग तरीके के बजट्स प्रिपेयर करते हैं सो दैट it would be easy for everyone who's involved in the overall functioning of the organization कि जो मैनेजमेंट ने टारगेट सेट किया हुआ है हम उसको सही तरीके से अटेन कर पाए। तो उसमें एक बजट का, जो हम बजट्स बनाते हैं अलग अलग तरीके के, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नाउ दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ बजट। इसके बाद प्रोसेस आता है विच इज नोन एज द बजटिंग प्रोसेस। बजटिंग में क्या है, बजट क्या था, बजट हमारे लिए था
एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें हम फोरकास्ट करते हैं आगे आने वाले। वसीम, आप चाहते हो मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूं कि आई ट्राई कि मैं थोड़ा हिंदी ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ। बजट है, हमने एक फोरकास्ट बनाया हुआ है किसी भी चीज़ के लिए, जिसके बेसिस पर हम उसको यूज़ करके हमारे जो कंपनी में पॉलिसीज़ हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसके हिसाब से जो काम हो रहे हैं हम वो काम को करें और एक जो टारगेट सेट किया हुआ है कंपनी ने उसको अटेन कर लें, उसको अचीव कर लें। उसके लिए प्रोसेस होता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है बजटिंग। आप लोग ना प्लीज अपने आप म्यूट करके रखिए, क्योंकि देवेश्वर, some students are also unmuted, please mute yourself. Okay, now the whole process, जो पूरा का पूरा प्रोसेस है जहां हम बजट्स बनाते हैं, जो भी तरीके के, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे तरीके के बजट्स होते हैं। जब हम सारे बजट्स बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका जो पूरा प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप, उसका मेथड्स होते हैं कि किस तरह से हमें बजट बनाने हैं, वो पूरा प्रोसेस कहलाता है बजटिंग। फिर इसके बाद टर्म आती है बजटरी कंट्रोल की। बजटरी कंट्रोल, एज द नेम सजेस्ट, इसका क्या मतलब है? आप कंट्रोल कर रहे हो किसी चीज़ को, किस तरह से? बजट्स को यूज़ करके। तो मैं अगर बजट्स को यूज़ कर रही हूँ, बजट बनाया मैंने, बजटिंग प्रोसेस के थ्रू पूरा एक प्रोसेस किया जिसमें मैंने बजट्स बनाए अलग अलग, और उनको मैंने इस्तेमाल किया, उनको मैंने यूज़ किया कंट्रोल करने के लिए। अब कंट्रोल क्या करूँगी मैं? बजटरी कंट्रोल के लिए जब हम बात करेंगे तो बजटरी कंट्रोल एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है कंट्रोल करने का खर्चों को, जिसमें हम अलग अलग तरीके के बजट्स बनाते हैं। जब हम बजट्स बनाएंगे उसको यूज़ करके, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि मैंने अगर बजट बनाया, कैश बजट बनाया मान लीजिए, और मैंने उसमें ये देखा कि अगले 6 महीने के मैंने बजट्स बनाए, कैश बजट, या अगले महीने का कैश बजट बनाया, उसमें मैंने ये देख लिया कि मेरा अगले महीने में ना कहाँ कहाँ मुझे खर्चे करने हैं, कितने करने हैं, कहाँ से कितने पैसे मेरे पास आ सकते हैं या आएंगे, तो मेरे पास पैसा बचेगा या मुझे और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारा मैंने कैश बजट में देखा। आई एम जस्ट गिविंग यू अ रैंडम एग्जाम्पल। उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा कि मुझे एक तो ये पता चल जाएगा कि मेरे पास सरप्लस होगा तो मैं कहीं इन्वेस्ट करने की सोच सकती हूँ, कि पैसा आइडल रखा रहे उसकी बजाय मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूंगी तो मुझे रिटर्न मिल जाएगा। और अगर मुझे शॉर्टेज होगी, मुझे ज़रूरत होगी और पैसों की, तो मेरे पास पहले से ही टाइम है कि मैं ये सोच सकती हूँ, प्लान कर सकती हूँ कि मुझे जो एडिशनल पैसा चाहिएगा जो मेरे पास नहीं होगा वो मैं कहाँ से अरेंज करूँगी। ये चीज़ मुझे फ़ायदा देती है जब मैं बजट्स बनाती हूँ। उसके अलावा में जब मैंने बजट्स बनाए, अब उसमें मैंने अगर ये देखा कि मैंने खर्चे दिखे 2 लाख रुपए के मुझे खर्चे करने हैं। अब 2 लाख के जब मैं खर्चे एस्टिमेट कर रही हूँ, क्योंकि बजट एक एस्टिमेटेड फिगर है, फोरकास्टेड फिगर है, तो मैंने ये कैलकुलेशंस में देखा कि अगले महीने मुझे जो खर्चे करने हैं वो 2 लाख के खर्चे होंगे, जो कॉस्ट में इनकर करूँगी। जब एक्चुअली खर्चे हुए तो पता चला कि वो 3 लाख के खर्चे हुए, 1 लाख ज़्यादा किया। मैं कंपैरिजन करूंगी कि 1 लाख एक्स्ट्रा क्यों खर्च हुआ, और अगर वो 2 लाख की जगह 2.5 लाख में काम हो गया तो एक्स्ट्रा हुआ, 1.5 लाख में 1 लाख में काम हो गया तो मेरे पास पैसे बच गए। तो डिफरेंस क्यों आया? मैंने अगर फोरकास्ट किया था कि 2 लाख का खर्चा होगा तो थोड़ा वेरिएशन तो चल जाता है, लेकिन अगर एक मेजर डिफरेंस है तो वो क्यों है, ताकि मैं अगली बार जब बजट बनाऊंगी तो मैं उस पर ध्यान रखूंगी। अब मान लीजिए अगर ये है कि 2 लाख का मैंने एस्टिमेट रखा और खर्चा हुआ 3 लाख का, 1 लाख का खर्चा ऐसा था जो एक्चुअली हुआ, जो वेस्टेज नहीं थी, तो अगली बार मैं खर्चे जब बजट बनाऊंगी तो उसके हिसाब से 2 के बजाय मेरा 2.5 का 3 का ही मैं बजट बनाऊंगी। कंपैरिजन जब आप कर रहे हो तो वहां पर आपको एक ये एडवांटेज हो जाता है कि जब आपको डिफरेंस पता चलता है, चाहे वो फेवरेबल है चाहे वो एडवर्स है, नेक्स्ट टाइम के बजट में आप ध्यान रखते हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब हम डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस के बाद हमें ये पता चल जाता है कि जो डिफरेंस के बाद हमें ये पता चल जाता है कि क्या हमने कहीं वेस्ट किया है पैसा, कहीं कोई ऐसा खर्चा हुआ है जो हमें एक्स्ट्रा देना पड़ा किसी वजह से,
जिसको हम कंट्रोल कर सकते थे। तो आपके लिए कंट्रोलिंग मैकेनिज्म बन जाता है कहीं ना कहीं, जहां पर जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किए हुए थे बजट के फॉर्म में, बजट बनाकर फोकास्ट किया हुआ था, एस्टिमेट किया हुआ था, उसके बेसिस पर मैंने एक्चुअल को कंपेयर किया, और डिविएशन अगर है, वेरिएशन अगर है, तो मैंने उसकी कंपैरिजन के बाद में वेरिएशन देखी, उसकी पूरी एनालिसिस की कि क्यों ये डिफरेंस था, रीजन जो भी था फेवरेबल या एडवर्स में क्यों था वो डिफरेंस, और उसके बाद जो भी सूटेबल एक्शन मुझे लेने की ज़रूरत है या रेमिडियल एक्शन लेने की ज़रूरत है, वो मैं लेके फिर नेक्स्ट टाइम के जो बजट्स बनाऊंगी उसमें रिवीजन कर दूंगी अकॉर्डिंगली, जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से। ये सारा आपका सिस्टम होता है बजटरी कंट्रोल में। फोरकास्ट और बजट के जब हम बजटरी कंट्रोल की बात करते हैं, बजटरी कंट्रोल में जैसे मैं आप लोगों को सारे पॉइंट्स बता रही थी, वो आपको कहाँ कहाँ हेल्प करती है। अगर मैं पूरे बजट्स बना रही हूँ, अगर हम लोग अलग अलग तरीके के बजट्स बना के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें फ़ायदे क्या होते हैं। पहली चीज़, जब हम बजट बना रहे हैं तो इट्स बेसिकली अ फोरकास्ट ऑफ एनीथिंग, चाहे वो सेल्स बजट है, चाहे प्रोडक्शन बजट है, किसी भी डिपार्टमेंट का बजट हो सकता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है ये बजट बना रहा है कि मुझे कितनी प्रोडक्शन करनी है, उसके हिसाब से मुझे कितना रॉ मटेरियल का परचेज करना है। सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स को फोरकास्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल परचेज करना है तो उनकी अपनी जो परचेज डिपार्टमेंट है उनका अपना बजट हो सकता है कि हमें कब कितने पैसे चाहिए और कितना रॉ मटेरियल हमें कब परचेज करना है। तो एवरी डिपार्टमेंट दे कैन प्रिपेयर डिफरेंट काइंड ऑफ बजट्स, दे एक्चुअली प्रिपेयर डिफरेंट काइंड ऑफ बजट्स, जो उनको कहीं ना कहीं हेल्प करता है अच्छे से अफिशिएंटली इफेक्टिवली काम करने में। तो पूरी की पूरी जो प्लानिंग प्रोसेस है, जब हम बजट्स बनाते हैं तो बजट्स बनाने के टाइम पे बजट आपको हेल्प करता है पूरे प्लानिंग प्रोसेस में, जिसमें कि हम पहले से ही एंटिसिपेट करके रखते हैं कि क्या हम करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, कौन करेगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, क्या उसके प्रॉब्लम हो सकती हैं आने वाले टाइम में, उसके क्या सॉल्यूशंस हम कर सकते हैं। तो ये सारा प्लानिंग प्रोसेस में बजट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्टिव आता है कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हर डिपार्टमेंट का अपना बजट बन सकता है, उनकी ज़रूरतें हैं, वो अपने हिसाब से बजट बना के काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने कहा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फोरकास्ट कर रहा है कि मुझे कितनी प्रोडक्शन करनी है, वो रैंडम ऐसे ही नहीं प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब उनको कनेक्ट कहाँ करना पड़ेगा, उनको कनेक्ट करके रखना पड़ेगा सेल्स डिपार्टमेंट से, आपस में कम्युनिकेट करके रखना पड़ेगा। सेल्स डिपार्टमेंट से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि भाई आप कितनी सेल्स कर सकते हो, कितने टाइम, कब, किस महीने में आप कितनी सेल्स आपको लगता है आप कर सकते हो, क्योंकि जितनी आप सेल्स करोगे उसके हिसाब से हम प्रोडक्शन करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम ऐसे ही प्रोडक्शन करते चले जाएंगे चाहे वो बिके या ना बिके। तो यू हैव टू बी in communicate, you have to communicate with other departments also। फिर जब आपको प्रोडक्शन करनी है तो प्रोडक्शन करने के टाइम पे यू नीड द रॉ मटेरियल, तो परचेज डिपार्टमेंट से आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। तो बेसिकली व्हेन वी हैव डिफरेंट डिविजन्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनके सबके अपने अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपने अपने काम हैं, उनकी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वो अलग अलग तरीके के प्लान्स बना रहे हैं, फोरकास्टिंग कर रहे हैं, बजट्स बनाते हैं। लेकिन उसके साथ में उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होके रखना, उसमें आपस में डिपार्टमेंट्स में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो फिर सब अपनी अपनी मर्जी की करेंगे, सब में कहीं कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से जो आपने बजट्स बनाए होंगे वो फ्रूटफुल नहीं रहेंगे। नेक्स्ट इज द मोटिवेशन लेवल। मोटिवेशनल लेवल के लिए अगर हम बात करें तो जो बजट की हम बात करते हैं, तो बजट इज बेसिकली यू कैन से कि इट कैन बी यूज्ड एज द मोटिवेशनल थिंग फॉर द मैनेजर्स। अब उसमें कैसे कि जब हमने बजट्स बनाए, तो बजट्स हमने बनाए एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए। तो हर किसी को जब बजट्स हम दे देते हैं तो वो उनको एक टारगेट अचीव करने के लिए मिल जाता है, जो मोटिवेट कर देता है एक दूसरे को कि भाई हाँ, मुझे ये टारगेट अचीव करना है, मुझे कॉस्ट कम करनी है या कोई चीज़ अटेन करनी है, किसी भी जिस भी चीज़ का आप लोगों ने बजट बनाया हुआ है उसके हिसाब से इट्स बेसिकली the preparation of budget is a kind of motivational force, so that the people who are involved in the overall working, they just put hard effort to achieve those targets।
नेक्स्ट इज द कंट्रोल। कंट्रोल में मैंने आपको बताया है कि आपके पास स्टैंडर्ड्स सेट हो जाते हैं, फिर आपके पास एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, आप दोनों में कंपैरिजन करते हो कि कहाँ वेरिएशन है, वेरिएशन अगर है फेवरेबल या एडवर्स किसी भी तरीके की, वो क्यों है, उसकी पूरी एनालिसिस करके यू टेक द करेक्टिव और रेमेडियल मेजर्स नेक्स्ट टाइम के लिए। तो वो एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, कंट्रोल प्रोसेस पूरा आपके लिए, कंट्रोलिंग सिस्टम आपके पास एक आ जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बजट्स। लास्ट वन इज द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। स्टैंडर्ड आपने सेट किए हैं, जब भी परफॉर्मेंस होगी किसी डिपार्टमेंट की, उस बजट जो आपने फोरकास्ट किया है उसके हिसाब से आपकी कैलकुलेशन परफॉर्मेंस जो डिपार्टमेंट की होगी, इंडिविजुअल की होगी, आप उसको इवैल्यूएट करोगे, मेजर करोगे कि इस डिपार्टमेंट का ये टारगेट था, इन्होंने एक्चुअली क्या किया। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी होती है। नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल में जो अभी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, दीज ऑल आर अ काइंड ऑफ ओके। प्रियंका, आपने पूछा है फोरकास्ट का मतलब क्या होता है। फोरकास्ट का मतलब होता है प्रिडिक्शन करना आगे आने वाले टाइम के लिए। आप पहले से ही अंदाजा लगा रही हूँ, अगर मैं उसको हिंदी में समझाऊं कि आपने किसी चीज के लिए अंदाजा लगाया है। अगर मैं कहूँ कि कैश बजट बना रही हूँ, तो कैश बजट का मतलब है कि मैं अंदाजा लगा रही हूँ फ्यूचर में होने वाले खर्चों का, या जो मेरे पास पैसे आएंगे उसका, कहाँ से कितने पैसे आ सकते हैं, कहाँ कितने पैसे जाएंगे। तो फ्यूचर से रिलेटेड है। एक्चुअली क्या होगा वो फ्यूचर में ही पता चलेगा, जब वो एक्चुअल काम होगा, या जब पैसे आएंगे या मैं कहीं खर्चे करूंगी। लेकिन उसका आप पहले से प्रिडिक्शन कर रहे हो, आप पहले से अनुमान लगा रहे हो, अंदाजा लगा रहे हो, दैट इज बेसिकली द फोरकास्ट। ओके, नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। आपके जो मेजर एडवांटेजेस हैं, एक ये कंट्रोल में एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है। तो आप कंट्रोल सिस्टम जो आपका है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, मोटिवेशनल है, क्योंकि लोगों को मोटिवेट कर देता है जो टारगेट सेट है उनको अचीव करने के लिए। लोगों को, जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं इस पूरे प्रोसेस में, उन लोगों की जो सोच होती है, वो सोच ऐसी हो जाती है कि वो आगे का सोचते हैं। नॉर्मली बहुत सारे लोग आगे का सोचते नहीं, कल का सोचते नहीं है, लेकिन जब आप बजटरी प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आपको सोचना ही पड़ेगा कि कल क्या होगा, क्योंकि उसको ही आप फोरकास्ट कर रहे हो। अगर कोई सिचुएशन चेंज हो गई, कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन आ गई, तो हम उसमें कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे काम करेंगे, वो सब चीज़ें आपको पूरी की पूरी प्लानिंग प्रोसेस में आपको इन्वॉल्व हो जाना पड़ता है अगर आप बजट्स बना रहे हो तो। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, प्लानिंग अच्छे तरीके से होती है। अब क्योंकि प्लानिंग प्रॉपर तरीके से है, कंट्रोल मैकेनिज्म है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, मोटिवेशनल लेवल अच्छा है, तो जाहिर बात है कि इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वो ये कि जो लोगों की एफिशिएंसी लेवल है, डिपार्टमेंट्स की एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, वो बढ़ जाती है। जो वेस्टेज है आइडल टाइम के टर्म्स में, या वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, वो कम हो जाता है, क्योंकि कंट्रोल मैकेनिज्म आपके पास है, जिसकी वजह से खर्चों पर भी जो बेतुके खर्चे होते हैं या जो वेस्टेज होती है, वो आपकी कहीं ना कहीं आप कंट्रोल कर पाते हो। इसके अलावा में जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं, एक्चुअल रिजल्ट्स को हम कंपेयर कर देते हैं, तो हम अगर कहीं वेरिएशन है तो रेमेडियल सिचुएशंस में हम, अगर कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है तो हम रेमेडीज़ को भी ढूंढ पाते हैं। हम क्योंकि सोच रहे हैं तो हमें पता है कि ये अगर सिचुएशन है तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, तो उस तरह से हम लोग रिएक्शंस देते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पैसों की ज़रूरत है, तो पैसा मुझे कितना चाहिए, कितना ऑलरेडी होगा मेरे पास, तो क्या मेरे पास पैसों की कमी होगी, तो मेरे पास टाइम पीरियड है कि मैं अरेंज कर सकती हूँ पहले से ही। मुझे पता है आगे आने वाले टाइम में 10 लाख रुपए का खर्चा होगा, मेरे पास 6 लाख रुपए होंगे, 10 लाख मुझे और ज़रूरत होगी। आज मुझे ये वाली बात अगर पता चल गई तो मेरे लिए टाइम पीरियड मुझे मिल गया बेसिकली, तो मेरे लिए एक एडवांटेज की सिचुएशन हो गई कि बजट बनाने से मुझे ये फ़ायदा हो गया कि मुझे एक पहले ही टाइम पर काम, ज़रूरत के पहले ही मुझे पता चल गया कि मुझे आने वाले टाइम में 4 लाख रुपए और एडिशनल चाहिए होंगे, जो मुझे कहीं से अरेंज करने हैं। तो उतने टाइम तक मैं कहीं ना कहीं से 4 लाख रुपए का अरेंजमेंट करने की कोशिश करके कर लूँगी, ताकि मेरा कोई भी प्रोडक्शन का काम, कोई भी किसी तरीके का काम नेगेटिवली इम्पैक्ट ना हो। और सिमिलरली अगर मेरे पास, मुझे लगता है बजट बनाने के बाद कि पैसे ज़्यादा बचेंगे, सरप्लस मेरे पास होगा,
तो उसको मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकती हूँ ताकि मुझे रिटर्न्स और ज़्यादा मिल जाए। तो इस तरह से आप लोगों को जो आपके टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए आपको एक मोटिवेशन, बेटा प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। ओके, ये सारे आपके एडवांटेजेस होते हैं बजटरी कंट्रोल के। अपार्ट फ्रॉम दीज एडवांटेजेस यू हैव लिमिटेशंस ऑल्सो। लिमिटेशंस क्या हैं? सबसे पहला लिमिटेशन है कि जब मैंने आपसे कहा कि जब बजट हम बनाते हैं तो फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्ट करने का मतलब है कि मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ। तो क्या हम अंदाज़ा 100% एक्यूरेसी से लगा सकते हैं? नहीं। ये सबसे बड़ा मेजर लिमिटेशन है बजटरी कंट्रोल का, कि जब भी हम बजट्स बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं फ्यूचर की, तो वो टोटल जो प्लानिंग है वो पूरी की पूरी एस्टिमेट्स के बेसिस पर है। तो 100% एक्यूरेसी कभी भी आप अटेन नहीं कर सकते, कभी आप फोरकास्ट 100% एक्यूरेट नहीं आप कर पाओगे। तो ये इसमें अगर आप अब डिफरेंस जितना आएगा उसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ या वीकनेस आपका जो मैकेनिज्म है उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितना एक्यूरेटली काम किया है। यू कैन ट्राई टू अटेन मैक्सिमम एक्यूरेसी बट 100% एक्यूरेसी के साथ आप फोरकास्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा में एक जो प्रॉब्लम होती है वो होती है रिजिडनेस की। अब बजट जब हम बनाते हैं, बजट में डायनेमिक या फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि मैंने अगर कोई बजट बनाया है तो वो सिचुएशंस के हिसाब से आज मैंने अंदाज़ा लगाया है, अब मैं उस पर अड़ जाऊं ये ऐसे ही होगा, वो दिक्कत हो जाती है। अब बजट्स में ऐसे ही होता है कि बजट आपने बना दिया तो आप उसको टारगेट आपने सेट कर दिया कि ये होना चाहिए, तो अगर आपने उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखी है तो वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। तो इट शुड नॉट बी रिजिड। अगर रिजिडिटी आ गई तो वो लिमिटेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। फ्लेक्सिबल है कि सिचुएशंस अगर कहीं चेंज हो रही है, क्योंकि सिचुएशंस की अगर मैं बात करूं, एनवायरनमेंट की बात करूं, तो वो बहुत डायनेमिक होता है, चेंजेस होते रहते हैं। आज जो सिचुएशन है क्या ये ज़रूरी है कि आने वाले टाइम में भी वो सिचुएशंस होंगी? नहीं। मैंने आज की सिचुएशंस के हिसाब से बजट्स बनाए हैं। अब उसमें मैं अड़ गई अगर, तो वो हो सकता है कि वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल या फ्रूटफुल ना रहे। तो बजट में रिजिड होना गलत होता है, क्योंकि जब भी हम बजट्स बनाएंगे तो वो डायनामिक या फ्लेक्सिबल होने ज़रूरी होते हैं आपके लिए। आप में से कोई अनम्यूटेड है? ओके, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जब भी आप क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट ना करें, क्योंकि फिर मुझे क्लास में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ जाती है बैकग्राउंड के वॉइस के चक्कर में। Someone is unmuted. Sameer Khan. Okay. Next is the limitation of budgetary control is that it's only a tool of management. बजट जब हम बनाते हैं तो हम एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्निक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता है। हम ये सोचें कि हमने बजट्स बना दिए और उससे हम मैनेजमेंट को बाय साइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब भी बजट्स बनाएंगे तो बजट्स यूज़ तो करेंगे, लेकिन बजट को मास्टर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते कि हाँ बस अब सर्वे सर्वा यही हो गया है कि जो बजट में है वैसे ही होगा। जो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रिजिडिटी के अलावा में ये चीज़ और आ गई कि इट कैन नॉट रिप्लेस द मैनेजर्स, यू हैव टू अबाइड बाय देम। वो भी अगर कुछ कह रहे हैं तो आपको उनकी भी सुननी है। ऐसा नहीं है कि बजट में जो लिखा है सिर्फ आंख बंद करके आपको वही काम करना है। Sometimes what happens is that the employees who are working in the organization, they don't want कि उनकी evaluation हो performance की। कुछ भी रीज़न हो सकता है, इनएफिशिएंसी हो सकती है, कोई काम सही से नहीं करता है, कोई आइडल बैठा हुआ है, काम करना नहीं चाहता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, अगर बजट हम बनाएंगे तो उन पे कंट्रोल चला जाएगा। कंट्रोल वो चाहते नहीं,
कि उनके डंडा पड़े या उनको कंट्रोल किया जाए। वो तो सोचते हैं कि जितना लिबरल माहौल रहेगा उतना हमें फ़ायदा रहेगा, क्योंकि हम टाइम ख़राब कर देते हैं, बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, सो रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, अफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग इनएफिशिएंट होते हैं वो हमेशा ये चाहेंगे कि इस तरह की कोई भी मैकेनिज्म कंपनी में यूज़ ना हो, क्योंकि फिर वो चीज़ पकड़ में आएगी तो उनको या तो हटा दिया जाएगा या उनको कहा जाएगा कि आप काम सही से करिए, क्योंकि एफिशिएंसी लेवल आपकी कम है। तो वो इस तरह के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स जो होते हैं, अगर हम बजटरी कंट्रोल मैकेनिज्म को यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो उन लोगों का रेजिस्टेंस आता है, वो इसको अपोज करते हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट करने नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको पर्सनल अपना इंटरेस्ट दिखता है कि हमें नुकसान होगा। इसके अलावा में लास्ट जो लिमिटेशन है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि जो बजटरी कंट्रोल मैकेनिज्म है वो एज कम्पेयर टू अदर मैकेनिज्म्स या नॉर्मल तरीके से ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें यू नीड पीपल हु आर स्पेशलाइज्ड इन डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स, और नॉलेज उनकी अलग तरीके से थोड़ी सी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप बजट्स बनाओगे तो ऐसा नहीं कि कोई भी बना लेगा, उसमें टेक्निक्स भी यूज़ होती हैं, टूल्स भी यूज़ होते हैं, नॉलेज भी चाहिए लोगों के। तो ये कहीं ना कहीं एक एक्सपेंसिव टेक्निक हो जाती है जो हर कंपनी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है। अब ये सारे एडवांटेजेस लिमिटेशंस हो गए। अब अगर एक हमें अच्छा बजटरी कंट्रोल मैकेनिज्म चाहिए तो हमें क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा बजटरी कंट्रोल मैकेनिज्म है। सबसे पहला कि जो टॉप मैनेजमेंट है या मिडिल मैनेजमेंट या लोअर किसी भी लेवल पे, क्योंकि इम्प्लीमेंट हर जगह होना है, तो कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। Each and every person who is working in the organization should support the implementation of the budgetary mechanism. टॉप मैनेजमेंट भी ये ना सोचे कि बजट बना दिए तो हमारी वैल्यू कम हो गई है, लोअर स्टाफ ये ना सोचे कि बजटरी कंट्रोल आ गया है तो हमें दिक्कत होगी, ऐसा नहीं होगा। तो सपोर्ट सबका होना चाहिए, सबकी पार्टिसिपेशन उसमें होनी चाहिए, और अनड्यू आपने कोई भी स्टैंडर्ड सेट आप नहीं करो। आप जो भी स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो, जो बजट्स बना रहे हो, जो टारगेट्स हम लोग सेट करते हैं वो रीजनेबल और अटेनेबल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने कुछ भी ऐसे ही रैंडम फिगर लिख दी है कि नहीं ठीक है इतना हमने बजट बना दिया है जो कि अनअचीवेबल है, हम कर ही नहीं सकते चाह के भी। तो इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। रीजनेबल टारगेट आप सेट करो जो कि हमें लगता है सबको कि जो अटेन किए जा सकते हैं थोड़ा सा एफर्ट लगा के। तो रीजनेबल टारगेट्स होने चाहिए। उनको जो भी हमने बजट्स में हमारे टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, वो सब लोगों को, जो जो लोग इस सब काम में इन्वॉल्व होंगे उन सबको क्लियरली बताने चाहिए हमें। अगर लोगों को क्लैरिटी ही नहीं होगी कि एक्चुअली हम चाहते क्या हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, उसको अचीव करने के लिए हम किस तरह से काम करेंगे, अगर उसमें क्लैरिटी नहीं होगी देन दे विल नॉट बी एबल टू वर्क प्रॉपरली। तो वहाँ पर एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें क्या अटेन करना है, किस तरह से अटेन करना है, सो दैट एवरी वन हु इज इन्वॉल्व दे कैन वर्क प्रॉपरली एंड दे कैन अटेन द टारगेट्स जो हमने सेट किए हैं। फिर उसके बाद जो बजट बनाए हैं उनकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए, रिव्यू होते रहना चाहिए कि एक्चुअली हमने क्या सेट किया था और कैसे काम हो रहा है, और अगर कहीं ज़रूरत है तो उसमें हम लोग चेंजेस कर दें मैक्सिमाइज करने के लिए प्रॉफिट को। ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो हम लोग असेंशियल पॉइंट्स थे कि हमें एक बजटरी मैकेनिज्म जो है बजटरी कंट्रोल का, वो एक इफेक्टिव और एफिशिएंट सिस्टम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो। नाउ कमिंग टू द बजट प्रोसेस इज बेसिकली द प्रोसेस बाय विच द मैनेजमेंट क्रिएट, अप्रूव एंड इम्प्लीमेंट द बजट्स। हमारा एक पूरा प्रोसेस है जहाँ हम ये फोरकास्ट कर रहे हैं, अलग अलग हम बजट्स बना के अप्रूव करके उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल ऑफ दीज पॉइंट्स कि कौन कौन से पूरा प्रोसेस में कितने तरीके के हम बजट्स बना सकते हैं। आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दे कैन प्रिपेयर डिफरेंट बजट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो सेल्स डिपार्टमेंट के जो अलग अलग तरीके के बजट्स हैं। अब सेल्स डिपार्टमेंट क्या क्या काम कर रहा है, सेल्स कर रहा है तो सेल्स हम कितनी कर सकते हैं, तो सेल्स बजट बना। सेलिंग कॉस्ट हमारे होते हैं, सेलिंग एक्सपेंडिचर होते हैं, हम कितना ज़्यादा खर्चा करेंगे एक्सपेंडिचर का सेल्स के टाइम पर, कितना कम करेंगे, कितना करना चाहिए, उसे क्या बेनिफिट होगा, तो वी कैन टॉक ऑफ द सेलिंग कॉस्ट बजट।
एडवर्टाइजमेंट अगर हमें करनी है, जो पब्लिसिटी करनी है, प्रमोशन करनी है सेल्स की, उसका भी हमारा बजट होता है, तो ये सेल्स डिपार्टमेंट कर रहा है। परचेज डिपार्टमेंट परचेज का बजट बना रहा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन बजट या प्लांट की कैपेसिटी हम कितनी यूटिलाइज कर रहे हैं उसका बजट बना रहे हैं। तो दे प्रिपेयर डिफरेंट काइंड ऑफ बजट्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। okay, I'm just skipping these. Okay, when we prepare the budget, we have this one factor which is known as the budget factor or the key factor, या इसको हम गवर्निंग फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। ये बेसिकली होता क्या है, एक सेकंड, just give me a minute, I have call from my student. लग रहा है हम जाएंगे तो ऑटो से जाएंगे और जाएंगे तो बाइक से जाएंगे। और नारी ओके, ओके, कुछ स्टूडेंट्स ने ये लिखा है कि मेरी पढ़ाने की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है। अमित, आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए लिखा हुआ है, आप लोग इतने इम्पेशेंट प्लीज़ क्लास में मत हुआ करो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए आपने मुझे कल से ही बोल दिया था। अगर मैं थ्योरी नहीं समझाऊंगी तो आपको प्रैक्टिकल समझ नहीं आएगा, और अगर आपको लगता है कि मैं सीधा प्रैक्टिकल करा दूँ क्योंकि लिमिटेड लेक्चर्स हैं तो मैं वो भी करा सकती हूँ, लेकिन आपके लिए बेस क्लियर नहीं होगा। एनीवन ऑफ यू जस्ट कंफर्म कि क्या एक्चुअली आप लोगों को लग रहा है कि मेरी पढ़ाने की स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है वो आपको बहुत समराइज्ड वे में जल्दी जल्दी पढ़ा दूँ, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। पहले 2-3 लेक्चर्स मैंने कल ही आपको बोला था कि एक लेक्चर तो कल थियोरेटिकल था, आज बजटरी कंट्रोल वाला है, थोड़ी सी तो थ्योरी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। स्पीड के लिए इन केस अगर आप लोग को लगता है कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ तो मैं स्लो डाउन कर सकती हूँ, कोई इश्यूज़ नहीं है मेरे साथ। आपको जो अगर लगेगा तो ओके। आप रिकॉर्डिंग के लिए कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग कब मिलेगी। रिकॉर्डिंग के लिए आई एम नॉट श्योर, रिकॉर्डिंग वेबसाइट पे आएगी, बट द पॉइंट इज़ कि ओनली द ऑफिस पीपल कैन टेल कि ये इसकी रिकॉर्डिंग वो अपलोड कब करेंगे, लेकिन 15-20 दिन लग जाते हैं उन लोगों को अपलोड करने में, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं। ओके, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन की स्पीड ठीक है। कोशिश मैं यही कर रही हूँ कि थ्योरी का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा, अब अगर आप पीडीएफ देख रहे हो, पीडीएफ में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं मेन मेन चीज़ें आपको समराइज वे में पढ़ा रही हूँ, पॉइंट टू पॉइंट मैं उसमें से पढ़ के नहीं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, सिर्फ स्क्रीन शेयर की हुई है मेन मेन पॉइंट्स, ताकि आपको ये पता रहे कि हम डिस्कशन कर क्या रहे हैं। आप पीडीएफ पे जब मैं स्क्रीन पे देख के आपको पढ़ने के लिए बोलूँ तो आप उस पर दिमाग लगाना, मेन मेन पॉइंट्स आप देख सकते हो, बट अदरवाइज जस्ट लिसन टू द लेक्चर। और कोशिश आप ये करिएगा कि अगर आपको लगता है कि आपको कुछ मेन पॉइंट्स लिखने हैं तो आप उनको लिख सकते हैं, बाकी आपको सारे कंटेंट बुक में भी मिल जाएंगे। जब आप मेन पॉइंट्स अगर पॉइंट वाइज पढ़ोगे तो जस्ट ट्राई टू क्लियर द कॉन्सेप्ट कि एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं। तो अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो कि पीडीएफ में पढ़ रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं उसमें से वर्ड टू वर्ड पढ़ के आपको पढ़ाने वाली हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ उस पर पॉइंट्स दिखा रही हूँ कि हम डिस्कस कर क्या रहे हैं।
और उसके बाद मैं अपने हिसाब से आपको वो सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर उसमें 10 पॉइंट्स हैं तो हो सकता है मैंने आपको पूरा का पूरा एक पैरा की तरह समझा दिया है, एक एक पॉइंट की तरह नहीं समझाया है। तो थ्योरी में आप थोड़ा सा लेक्चर्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। आई विल जस्ट टेक 5 मिनट्स मोर आई थिंक थियोरेटिकल, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे ही आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ओके सनप्रीत, आपने पूछा है कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उसमें हाउ यू हैव टू कांटेक्ट द ऑफिस पीपल। आपको उसके लिए ऑफिस के लोगों से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, डोंट नीड्स टू कांटेक्ट देम। ऑफिस वाले 15-20 दिन शायद लगाते हैं इसमें, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, या जो भी उनके रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग 15-20 दिन में अपलोड हो जाती है वेबसाइट पे। तो जब भी अपलोड होगी वो आपको वेबसाइट पे ही मिलेगी, उसके लिए आपको कांटेक्ट करके कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके कल वाली क्लास में ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा था, नोट्स भी देखिए कल वाली क्लास के लिए जो आपने शेयरिंग तो मैंने की हुई है अपनी PDF। कल वाली लेक्चर में एक्चुअली जो सेशन था वो लाइव सेशन था, और आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं थी अपने आप को अनम्यूट करने के लिए। अगर आप पूछना चाहते थे कोई सवाल तो आपके पास सिर्फ चैट बॉक्स की ऑप्शन थी। कुछ टीम्स के सॉफ्टवेयर में शायद आज कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सेशन लाइव नहीं गया आज, इसी वजह से आज लेक्चर भी आप लोगों का लेट शुरू हुआ है दूसरे लिंक के थ्रू, जहाँ पर क्लास मोड पे गया है। यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हो, जो मैं प्रेफर नहीं कर रही हूँ बिकॉज वी हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर मैंने बोला तो यहाँ मच्छी बाजार बन जाएगा पूरा। PDF अभी मैंने शेयर की ही नहीं है शुभम आप लोगों के साथ। जो PDF मैं पढ़ा रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप के ग्रुप पे, आप लोग शायद जुड़ गए हैं अभी, वर्षा ने एक ग्रुप बनाया था एंड शी हैज़ शेयर द लिंक ऑल्सो। इन केस यू वांट टू कनेक्ट यू कैन कनेक्ट टू दैट ग्रुप, और फिर मैं आप लोगों के साथ वहाँ पर PDF शेयर कर दूंगी जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके नाउ कमिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट, आई वाज जस्ट डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ की फैक्टर या बजट फैक्टर या गवर्निंग फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर। हम ये 4 टर्म्स हम एक फैक्टर के लिए यूज़ करते हैं। की फैक्टर होता क्या है? की फैक्टर एक वो फैक्टर है जो किसी एक चीज़ को, आउटपुट के साइज को लिमिट कर देता है। वो हमारा एक मेन फैक्टर है, एक मेजर फैक्टर है जो आउटपुट को लिमिट कर देगा। जैसे अगर हम डिफाइन करें तो इट्स बेसिकली द फैक्टर द एक्सटेंट ऑफ हुज इन्फ्लुएंस मस्ट फर्स्ट बी असेस्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द बजट्स आर केपेबल ऑफ फुलफिलमेंट। तो एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बजट की प्रिपरेशन में, उसके इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, उसको हमें कंसिडर करना सबसे पहले ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम प्रिपेयरिंग द सेल्स बजट, सेल्स बजट मैं अगर बना रही हूँ तो उसमें मैं क्या फोरकास्ट कर रही हूँ, मैं कितनी सेल्स कर पाऊंगी, मुझे कितनी सेल्स करनी है, तो सेल्स को फोरकास्ट कर रही हूँ। अब सेल्स करना, नंबर ऑफ यूनिट्स को बेचना एक पर्टिकुलर को मैं अगर एस्टिमेट कर भी दूँ तो क्या सिर्फ मेरे हाथ में है? ऐसा नहीं होता है। सेल्स के लिए मार्केट की जो डिमांड है वो कैसी है, सेल्समैन कैसे हैं, सेल्समैन कितने इफेक्टिव है, ये कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड में। अगर मैंने सेल्समैन रख दिए 50 लेकिन उसमें से ज़्यादा अच्छे लोग हैं ही नहीं, उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वो सही से मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, सही से दिखा नहीं पाएंगे और सेल्स कम होगी। मैंने बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदे रखे हुए हैं जो बहुत एक्सपर्टीज़ लिए हुए हैं, एक्सपीरियंस है उनके पास बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से किसी को कुछ भी बेच देते हैं, तो मेरी सेल्स पे इम्पैक्ट आ जाएगा। मार्केट में पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट मेरा है उसकी डिमांड कैसी है, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा मेरी सेल्स पे। मार्केट में डिमांड ही नहीं अगर, तो क्या होगा? अगर मार्केट में डिमांड है ही नहीं या मार्केट में डिमांड कम है तो सेल्स मैं एकदम से चाहूँ कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो नहीं होगी। तो इस तरह के कोई फैक्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उनको हमें कंसिडर करना होता है वाइल प्रिपेयरिंग द बजट्स। इसी तरह मटेरियल का जब हम बजट बनाते हैं, परचेज डिपार्टमेंट जब बनाएगा मटेरियल बजट, तो उस टाइम पे शॉर्टेज अगर है मार्केट में मटेरियल की तो क्यों है, सीजनल शॉर्टेज भी हो सकती है,
क्रिएटेड शॉर्टेज भी हो सकती है प्राइसेस बढ़ाने के लिए, कोई रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगा दी है कि आप इससे ज़्यादा परचेज ही नहीं कर सकते हो, तो मुझे उसके हिसाब से अपना बजट को बनाना पड़ेगा। तो जो भी कोई मेन फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी बजट की प्रिपरेशन के लिए, वो हमें ध्यान रखने ज़रूरी हैं, अदरवाइज हमारा बजट सही नहीं बनेगा। Okay, now coming to the main part where we have to discuss different kind of budgets. सबसे पहला होता है फंक्शनल बजट्स। फंक्शनल बजट्स में हमारे पास 11 तरीके के बजट्स बनते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। वेयर वी टॉक ऑफ सेल्स बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, रॉ मटेरियल बजट, परचेज बजट, लेबर बजट। इस तरह से वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बजट्स जो हमारे अलग अलग बिजनेस में जो फंक्शंस हैं, जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके हिसाब से है। तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं उतने वो बजट बना रहे हैं, जितने काम हो रहे हैं, जितने फंक्शंस हो रहे हैं, उसके हिसाब से हर फंक्शन के लिए जो हम बजट बना रहे हैं वो हमारे लिए ओवरऑल में फंक्शनल बजट्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा सेल्स बजट है, तो सेल्स बजट में क्या है कि हम सेल्स को फोरकास्ट कर रहे हैं। अब सेल्स को जब हम फोरकास्ट करेंगे तो हम क्वांटिटी को एस्टिमेट कर रहे हैं कि हम आगे फ्यूचर में जो भी हमारा टाइम पीरियड है बजट का, मान लीजिए 6 महीने का, तो 6 महीने में हम कितने यूनिट्स को बेच पाएंगे, कितने प्राइस पे बेच पाएंगे, ये हम फोरकास्ट करेंगे सेल्स बजट में। उसके लिए जो हम फैक्टर्स की बात करें, नाउ इफ आई टॉक ऑफ द की फैक्टर्स या फैक्टर्स विच विल बी इम्पॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सेल्स बजट, वो कौन कौन से होंगे? फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होंगे सेल्स बजट बनाने में, हम ट्रेंड देखेंगे पिछले टाइम पीरियड में, पिछले साल में, पिछले 6 महीने में, पिछले 3 साल में हम कितनी सेल्स कर पाए थे, उसका ट्रेंड क्या था, क्या वो जो प्रोडक्ट हमारा है वो सीजनल है, उसमें कहीं सीजनल फ्लक्चुएशंस आती हैं, किसी और तरीके की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हमें आई थी, तो हम पूरा का पूरा हिस्टोरिकल डेटा को कलेक्ट करके ट्रेंड एनालिसिस कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में लोग जुड़े हुए थे, सेल्स पर्सन थे, सेल्समैन थे, जो लोग काम कर रहे थे, उनको मार्केट की पूरी नॉलेज है कि कहाँ मार्केट में बेचा, कहाँ और बेच सकते हैं, कितने कस्टमर्स हैं, कैसे कस्टमर्स हैं, उनको क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पर वो हमने एनालिसिस करी कि जो हर सेल्समैन ने अपनी कोई रिपोर्ट दी होगी जो उसने एक्चुअल सेल्स की है, उसको हमने देखा कि उसके बेसिस पर भी हम देख रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की थी, कहाँ पॉजिटिव चीज़ें थी, कहाँ नेगेटिव चीज़ें थी, उसके बेसिस पर हम आगे आने वाले टाइम में सही से काम करने की कोशिश करते हैं। फिर कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा है, कंपनी की कंडीशंस कैसी हैं, कंपनी की पॉलिसीज़ कैसी हैं सेल्स के रिगार्डिंग, कंपनी सेल्स प्रमोशन कैसे करना चाहती है, एडवर्टाइजमेंट पे कितना पैसा खर्च करती है, उसका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अगर कहीं नया प्रोडक्ट है तो उसको कैसे मार्केट में लॉन्च कर रही है, उसको मार्केट कैप्चर कैसे करने की कोशिश कर रही है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें सेल्स डिपार्टमेंट के जब हम बजट्स बनाएंगे हमें सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। उसके अलावा में कुछ और स्पेशल कंडीशंस की हम बात कर सकते हैं सेल्स फोरकास्ट के टाइम पे कि कोई क्या हमने किसी तरीके की कोई टेक्नोलॉजी में चेंजेस किए हैं, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है हमारी, किस तरह के प्रोडक्ट चल रहे हैं, हम क्या प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ होनी चाहिए, क्या लोगों का लोगों की रिक्वायरमेंट है, लोगों का फैशन के हिसाब से अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, तो जो फैशन में चीज़ नहीं होगी क्या वो लोग खरीदेंगे? नहीं। तो हमें वो चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ेंगी कि अगर एक फैशन में चेंज आ गया, मैं अगर अपैरल्स की बात करूँ, कपड़ों की बात करूँ, मैं अगर कपड़े बना के मार्केट में बेच रही हूँ, तो मैं वो प्रोडक्ट अगर मार्केट में बेचूँ जो लोगों को पसंद ही नहीं आएगा कि ये तो पुराने फैशन का है, अब कौन पहनेगा इसको, तो वो बिकेगा ही नहीं। तो हमें फैशन के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से सोच के मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। तो वो सारी कंडीशंस का भी हमें पूरा मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी कि किस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में हम बेच पाएंगे, कहाँ बेचेंगे, कैसा कस्टमर है, कितने प्राइस पे वो लेगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, लाइक डिसलाइक है, ये सारे फैक्टर्स को हम कंसिडर करके सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स बजट बनाएगा। इसी तरह हमारे लिए प्रोडक्शन बजट्स बनते हैं। मैं अभी क्योंकि लिमिटेड लेक्चर्स होते हैं तो आई एम जस्ट स्किपिंग ऑल दीज नाउ कि कितने तरीके के बजट्स होते हैं, ये अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स होने चाहिए, आई एम जस्ट स्किपिंग सम ऑफ द पॉइंट्स। मेन जो चीज़ें हैं थियोरेटिकल वो मैं सिर्फ आप लोगों के साथ डिस्कस करके क्वेश्चन पे आ रही हूँ सीधा। फिर आपके पास होता है कैश बजट। कैश बजट में क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट कि हम जो फोरकास्ट कर रहे हैं, हम फोरकास्ट कर रहे हैं कैश से रिलेटेड चीज़ों पे कि हमारे पास कैश कितना है, कैश कितना होगा,
Please unmute yourself, whosoever is unmuted. Okay. Cash budget is basically one of the important budget which the company prepares, where we are basically forecasting of all the cash receipts and cash payment. फ्यूचर में जिस टाइम का हम बजट बनाएंगे उस टाइम पे हम ये देख रहे हैं आज कि कितना पैसा मेरे पास कहाँ से आएगा, आ सकता है, या मैं कहीं पैसा दूंगी। तो एक एस्टिमेशन है कैश रिसीप्ट्स का फ्यूचर में और एक है कैश पेमेंट का, और फिर हम कंपेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको थियोरेटिकल ऑलरेडी कहीं ना कहीं बता चुकी हूँ कि डेफिशिएंसी है तो उसको पैसा अरेंज करने के लिए टाइम मिल गया, सरप्लस है तो वो कहीं इन्वेस्ट कर सकता है। जो मेन पर्पस है वो क्या है कि सफिशिएंट पैसा मेरे पास होना चाहिए, ना ही एक्सेस हो ना ही शॉर्टेज हो, और अगर है तो उसको मैं यूटिलाइज कैसे करूंगी, अगर सरप्लस है और शॉर्टेज है तो मैं पैसे कहाँ से अरेंज करूंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कैश बजट में आ जाती हैं। तो यू प्रिपेयर डिफरेंट काइंड ऑफ बजट्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, जिससे आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। ओके, मास्टर बजट और ये अभी आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आई शेयर अनदर शीट विद यू ऑल। Okay, I have shared the Excel sheet with you. I hope it's properly visible to you all. Okay, now on the screen you can see the question. Question आपसे कह रहा है कि a company is expecting to have 25,000 rupees cash in hand on 1st April 2011 and it requires to prepare cash budget for 3 months. आपको 3 महीने का कैश बजट बनाना है अप्रैल से जून तक के लिए 2011 का, जिसमें आपको अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फरवरी से लेके जून तक के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है 5 महीने की, और जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें किस किस चीज़ की मिली हुई है, सेल्स की, परचेज की, वेजेस की, एक्सपेंसेस की। बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चन आई वुड जस्ट सजेस्ट यू कि जो हम क्वेश्चंस क्लास में कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप स्क्रीन पे देख के समझ लोगे और आपको याद रहेगा, आप ऐसा कर लीजिए। बट मेरी पर्सनल सजेशन यही रहेगी कि जो भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं आप उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते रहो, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, बाद में याद भी रहेगा। I'll just zoom it a bit. Okay. I hope it's properly visible to you. सेल्स, परचेज, वेजेस और एक्सपेंसेस के फरवरी से जून तक के हमें अमाउंट दिए हुए हैं। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसके बेसिस पर हमें कैश बजट बनाना है अप्रैल से जून तक का, 3 महीने का हमें बजट प्रिपेयर करना है। हम क्वेश्चन भी दिखा दो साथ साथ। बेटा क्वेश्चन आप ये देखो ना, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको ये वाला जो शीट है। ओके ओके, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन ओनली। आई होप कि ये विजिबल है। यस यस। ओके, नाउ ये अभी क्वेश्चन ही चल रहा है, पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर विल स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। तो आपको ये सेल्स, परचेज, वेजेस और एक्सपेंसेस की दी हुई है, कैश बजट बनाना है। अब सिंपल समझो कि हमें बनाना क्या है। कैश बजट में हम करते क्या हैं, कैश बजट में हम कैश रिसीप्ट्स, जैसे आप लोगों ने स्कूल टाइम पे पढ़ा हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट, सिर्फ लिंक कर रही हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। उसमें आप लोगों ने क्या किया था, एक साइड पे हम कैश रिसीप्ट्स दिखाते थे और एक साइड पे हम सारी कैश पेमेंट्स दिखाते थे और फिर बैलेंस देख लेते थे कि एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड हमारे पास कैश बैलेंस कितना बचेगा। सेम वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखना है टेबुलर फॉर्म पे, टी फॉर्म में नहीं बना रहे हैं हम, टेबुलर फॉर्म पे अकाउंट्स इसके कैश बजट बनेगा, जिसमें हम ये देख रहे हैं हर महीने के हिसाब से। लाइक हम 3 महीने का बना रहे हैं, अप्रैल, मई, जून। तो अगर मैं अप्रैल के हिसाब से समझाऊँ तो अप्रैल में कितना पैसा मेरे पास आएगा, तो कैश टोटल कैश रिसीप्ट्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल वो टोटल देखनी है। ओपनिंग बैलेंस मेरे पास है वो देखना है कि ओपनिंग बैलेंस कितना है। फिर पेमेंट देखनी है मुझे कि कितनी पेमेंट मैं करूँगी।
उनको कंपेयर करके मुझे लास्ट में ये देखना है कि क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा। एग्जाम्पल के तौर पे इफ आई जस्ट से कि मैं अभी इट्स अप्रैल के लिए अगर मैं देख रही हूँ या अभी मार्च के लिए देख रही हूँ, 1 तारीख को मेरे वॉलेट में 1,000 रुपये हैं। आज 1 तारीख है, आप मान के चलिए एक बार को, आज मेरे पर्स में 1,000 रुपये हैं, वो ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब मैं हिसाब लगा रही हूँ, फोरकास्ट कर रही हूँ, ठीक है, एक्चुअल की बात नहीं कर रही हूँ अभी, सिर्फ ये फोरकास्ट चल रहा है सारा। पूरे महीने में मेरे पास कितना पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, तो वो मैंने इकट्ठा एक जगह लिख दिया। 10 जगह से टोटल मैंने किया, मुझे पेरेंट्स से पैसा मिल जाएगा, मुझे मैंने किसी को उधार दिया था वो भी मुझे पैसा दे देगा, मेरी एक पॉलिसी मैच्योर हो रही है वहाँ से मुझे पैसा मिल जाएगा। तो मैं सारा दिमाग लगा के वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर लूँगी कि कहाँ कहाँ से कितना पैसा मुझे इस महीने मिलेगा या अगले महीने मेरे पास आएगा। तो आज 1,000 रुपये मेरे पास है, पूरे महीने कितने कितने पैसे कहाँ से आएंगे वो मैंने उसमें ऐड कर दिए। अब मान लीजिए उसमें आ गया 15,000 रुपये मुझे टोटल में कहीं ना कहीं से जुड़ के मिल जाएंगे, तो इसका मतलब मेरे पास इस महीने खर्च करने के लिए कितने पैसे होंगे टोटल में, पूरे महीने में अगर देखूँ 16,000 रुपये अवेलेबल होंगे अलग अलग टाइम के हिसाब से। फिर मुझे देखना है कि खर्चे मुझे कब कब कितने करने हैं। अब उसमें मैंने वो लिखना शुरू किया एक जगह कि कहाँ कहाँ पूरे महीने में मुझे कितने खर्चे करने हैं, वो मैंने टेंटेटिव अमाउंट लिख दिया। उन सब का टोटल किया, वो आया टोटल 12,000 रुपये। अब मुझे टेंशन नहीं है, मेरे अपने हिसाब से 16,000 रुपये मेरे पास अवेलेबल होंगे जो मैं यूज़ कर सकती हूँ। 12,000 मुझे खर्च करने, तो 4,000 रुपये मेरे पास अगले महीने के लिए बच जाएंगे, उसके नेक्स्ट मंथ के लिए भी मेरे पास बच जाएंगे। इस तरह से आपको कैलकुलेशंस करनी है। अब इसके सोल्यूशन पे अगर हाँ तो कैश बजट हमें बनाना है। कैश बजट, नाउ दिस इज द सोल्यूशन जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, अगर आपको प्रॉपर्ली दिख रहा है तो इसको कैश बजट का जो फॉर्मेट है ये कैश बजट फॉर 3 मंथ्स वी आर प्रिपेयरिंग। तो आप ऊपर लिख दीजिएगा कैश बजट फॉर जो भी टाइम पीरियड है। अब हमें बनाना है अप्रैल मई जून, तो हमने एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाया। नेक्स्ट इज अप्रैल मई और जून, जो 3 महीने का हमें कैश बजट बनाना है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ऑलरेडी, बोल्ड किया हुआ है ये। प्लीज़ मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप रजिस्टर पे नोट डाउन करते रहिएगा ताकि आपको बाद में ध्यान रहेगा कि आपने किस तरह से किया है। एंड इन केस यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो फॉर फ्यूचर रेफरेंस, बट अभी आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा इसे। ओपनिंग बैलेंस से हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग बैलेंस का मतलब पहले स्टार्टिंग में, अब अप्रैल मई जून के शुरू में 1 तारीख को मेरे पास कितना कितना बैलेंस होगा, ये अमाउंट हम लिखेंगे। उसके बाद उसमें जितने भी रिसीप्ट्स होंगे पूरे महीने में, हमें क्वेश्चन में गिवन होगा क्या चीज़, ये सारी ओपनिंग पेमेंट। ज़रूरी नहीं है, ये कैलकुलेशंस आप छोड़ दो अभी एक बार को। मैं ये वाला जो पोर्शन है इसको अगर मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इसको आप छोड़ दो अभी, इस पे मत जाओ, फिगर्स पे मत जाओ, मैं सिर्फ फॉर्मेट बता रही हूँ। फिर जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई होगी उसके हिसाब से हम अकाउंट्स बनाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हो सकता है सारी चीज़ें दी हुई हो सकता है कोई चीज़ हिडन हो तो हमें कैलकुलेट करनी पड़े। इट डिपेंड्स कि हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है। तो जो फिगर्स जो हैं मैंने हाईलाइट कर दी हैं, इसीलिए आप उसको मत देखो, मैं अभी सिर्फ फॉर्मेट समझा रही हूँ कि फॉर्मेट आपका क्या होगा। तो क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है ना, क्वेश्चन उसके हिसाब से आप सॉल्व करते चले जाना, फॉर्मेट आपका सेम रहेगा। फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा, जितने भी टाइम का हम बना रहे हैं हर बार का ओपनिंग बैलेंस आएगा। उसके बाद टोटल रिसीप्ट्स हमें लिखनी है, तो हमें जितने भी पैसे हमें कहीं कहीं से भी आएंगे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो वो हमें वहाँ पर लिखनी है। तो ये यहाँ पे जैसे अभी आपको सोल्यूशन में दिख रहा है कैश सेल्स और डेटर्स, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में ये 2 आइटम थी। हो सकता है कोई और भी अमाउंट हो जहाँ से आपको पैसा मिलना है, तो वो भी एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। तो बेसिकली आपके लिए 3 चीज़ें हैं। नाउ इफ आई जस्ट राइट इट हेयर, कैश बजट में एक होगा ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे रिसीप्ट्स को। ये बहुत शॉर्ट में आपको बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। लेस पेमेंट, ये हमें करना होता है, दिस वन जो अभी मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है। मैम ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आप समझ सकते हो। फॉर्मेट में मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ बताई है, सिंपलेस्ट फॉर्मेट बताया है। ऊपर आप लिखोगे कैश बजट, फिर उसके बाद उसमें सारे के सारे जो रिसीप्ट्स होंगे
टाइम पीरियड के, जिस टाइम पीरियड का बना रहे हैं, उसमें जितनी भी रिसीप्ट्स होंगी वो सारी आएंगी और उसमें से सारी पेमेंट्स को आप माइनस करोगे। तो यहाँ पर बेसिकली ऐड ऑल रिसीप्ट्स, मैंने रिसीप्ट्स लिखा था इसीलिए इट हैज़ टू बी ऑल रिसीप्ट्स एंड ऑल पेमेंट्स। ये मैंने आपको जो बताया है ये आप इसको फॉर्मेट समझ लो। आप इसको एक सेकेंड रुको, ये सिस्टम पे हैंग हो गया। दिस इज नॉट द फॉर्मेट, ये कैश बजट का आप तरीका समझ लो कि इस तरह से हम कर रहे हैं। अब इसमें किसी एक क्वेश्चन में कोई एक आइटम है, दूसरे क्वेश्चन में कोई 2 आइटम है, तीसरे क्वेश्चन में 10 आइटम है, तो जितनी भी आइटम्स होंगी आपको इस तरह से लिखनी है। तो इफ आई एम जस्ट राइटिंग ओपनिंग बैलेंस एक ही होगा हर महीने। ऑल रिसीप्ट्स की अगर मैं बात करूं तो जितनी भी रिसीप्ट्स होंगी, इसका मतलब जहां जहां से मुझे उस पर्टिकुलर महीने में पैसा मिलेगा वो सारी मुझे इकट्ठे कंपाइल करके लिखनी है और ऐड करनी है। फिर उसके बाद जितनी भी पेमेंट्स मेरी उस महीने की होंगी वो सारी इकट्ठा एक जगह लिख के मुझे टोटल करना है और उसमें से माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर देना। ये आपके, एक सेकेंड को मैं शीट बंद कर, okay, now this will give you the closing balance. Sorry. इस सॉल्यूशन के हिसाब से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं तो ये आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से दिस फॉर्मेट विल बी देयर जो हमें गिवन आइटम्स है। अब इस क्वेश्चन में जैसे रिसिप्ट्स में है आपको सिर्फ 2 आइटम्स दी हुई हैं, कैश सेल्स और डेटर्स। अब मुझे तो क्वेश्चन पता है इसलिए बता रही हूँ आपको, ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहो कि हर बार सिर्फ ये 2 आइटम्स ही आती हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको जो पैसा मिल रहा है हर महीने वो या तो कैश सेल्स से मिल रहा है या डेटर से मिल रहा है। हो सकता है कहीं और से भी पैसा मिल रहा हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर मंथ में लाइक हम लोग अप्रैल में जून में बना रहे हैं तो क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है कि मई में मैंने पुराना एक फर्नीचर बेच दिया 5,000 रुपये का। तो 5,000 का मैंने फर्नीचर बेचा है तो कैश तो मेरे पास आएगा। तो मई में रिसीप्ट्स में मैं एक लिख दूंगी सेल ऑफ फर्नीचर 5,000 रुपये। वो किसी और महीने में नहीं आएगा बट मई वाले कॉलम में ऐड हो जाएगा वो वाला अमाउंट। तो जो भी आइटम्स आपको देखनी है, तो इसीलिए मैंने आपको समरी बताई है कि ओपनिंग बैलेंस में आपको सारी की सारी वो अमाउंट ऐड करने हैं जहाँ से पैसा आएगा यानी रिसीप्ट्स का, उसमें से सारी पेमेंट्स माइनस करनी है और फिर आपको क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है। आई होप कि ये क्लियर है अभी। अब यस मैम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि हमें क्वेश्चन अगर जो गिवन है उसको हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें अप्रैल में जून का फॉर्मेट बनाना था तो हमने अभी जो बनाया, अब क्योंकि ये सारा का सारा व्हाट आई विल डू इज जितनी एंट्रीज मैं डिस्कस करती चली जाऊंगी उनको मैं अब हाईलाइट कर दूंगी ताकि आपको ध्यान रहे कि हम क्या क्या चीज़ कर चुके हैं। तो ये चीज़ एक तो ये फॉर्मेट हमारे लिए हो गया, कैश बजट फॉर 3 मंथ्स पर्टिकुलर्स अप्रैल मई जून। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1 अप्रैल के लिए, सबसे पहली लाइन आपको दे रही है कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू हैव 25,000 रुपीज कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2011। इसका क्या मतलब है, 1 अप्रैल को जो ओपनिंग कैश बैलेंस होगा वो मेरा 25,000 रुपये होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में मुझे पता चल गया है कि वो मेरे पास 25,000 रुपये होंगे। एक सेकेंड मैम, हाँ जी, सॉरी फॉर इंटरप्ट यू मैम, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, एक सेकेंड रुको, स्क्रीन शेयर तो की हुई है मैंने। मैम शी में हैव नेटवर्क इशू। देखो अभी, हाँ वही मैं चेक कर लिया, मैंने दोबारा से स्टॉप करके भेजी, शेयर कर दी है। आप एक बार चेक करो या स्क्रॉल Yes. करके देखो क्योंकि मल्टीपल स्क्रीन्स होती हैं कई बार। यस मैम, नाउ क्लियर। ओके, ओपनिंग बैलेंस था
25,000 रुपये से आपने ये वाला अमाउंट हम लोगों ने ऐड कर दिया है। इसको अगर मैं फिल कर देती हूँ, जो एंट्रीज अब करते रहेंगे उसको मैं येलो से फिल करती जाऊँगी ताकि आपको क्लैरिटी रहे। पहली आइटम जो एंट्री थी, इंफॉर्मेशन थी, उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद कंपनी हमें इंफॉर्मेशन देती है सेल्स, परचेज, वेजेस और एक्सपेंसेस की। फरवरी से जून तक की सेल्स दी हुई हैं। अब आपको सीधा उठा के ये नहीं कर देना है कि सेल्स अप्रैल में 92,000 थी तो वो पैसा आया ही होगा। आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है कि डिटेल इन्फॉर्मेशन किसकी क्या दी हुई है। अदर इन्फॉर्मेशन में आप ये देखो, सबसे पहला जो अमाउंट आप पहले इन्फॉर्मेशन है, आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी हुई है पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स इज 2 मंथ्स। अब आप जब भी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सिर्फ ये चीज़ पढ़नी है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या दी हुई है, उसको समझना है। अगर आप वो समझ लोगे आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स इज 2 मंथ्स। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती थी, एक अलाउड टू सप्लायर्स और एक अलाउड बाय सप्लायर्स। तो अलाउड बाय सप्लायर्स का मतलब है कि जो मेरे क्रेडिटर्स थे उनको आपने जो मेरी लायबिलिटी है, जिनको मुझे पैसा देना है, जो सप्लायर्स थे जो रॉ मटेरियल मुझे दे रहे हैं, उन्होंने मुझे टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 2 महीने का। इसका मतलब अगर मैं जनवरी में कोई परचेजेस कर रही हूँ, क्रेडिट का मतलब उधार पे परचेज कर रही हूँ, सप्लायर्स मुझे उधार पे दे रहे हैं और 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, तो इसका मतलब अगर मैं जनवरी में कोई भी परचेजेस कर रही हूँ रॉ मटेरियल की, तो जनवरी और फरवरी छोड़ के 2 महीने छोड़ के मार्च में उसकी पेमेंट जाएगी। तो पेमेंट मुझे करनी है, वो पेमेंट की ऑप्शन थी सप्लायर्स को जो मैं पेमेंट करूंगी, लेकिन 2 महीने बाद करूंगी। तो अब आप यहाँ पे इस कॉलम के लिए मैं देखूंगी पहली आइटम कौन सी है, पेमेंट टू सप्लायर्स, कौन सी कैटेगरी में जाएगी, पेमेंट वाली में, तो ये यहाँ आ जाएगी। तो इसमें जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन की तो आप रैंडम आइटम्स लिखते चले जाओगे, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है आप स्पेस छोड़ के करते रहना ताकि बीच में एंट्रीज जो भी आएंगे आप उसके हिसाब से कर पाओगे। वंस यू आर अवेयर ऑफ द होल टॉपिक तो आप इजीली इसको बना सकते हो कि कहाँ कौन सी चीज़ जानी है। तो आपको एक चीज़ देखनी है कि रिसीप्ट्स में जानी है या पेमेंट में जानी है। अब पेमेंट मुझे करनी है 2 महीने बाद। मैं बना रही हूँ अकाउंट्स में जो बजट बना रही हूँ वो बना रही हूँ अप्रैल मई जून का। तो अप्रैल में जो मैं पैसे दूंगी वो अप्रैल वाले नहीं दूंगी परचेजेस के, कब के दूंगी, 2 महीने पहले के, यानी फेब्रवरी वाले। क्यों? क्योंकि फेब्रवरी में अगर मैंने कोई परचेज की हुई थी वो मैं 2 महीने बाद दूंगी, तो यानी फेब्रवरी और मार्च में मैं पैसे नहीं दे रही हूँ, उसके पैसे कब दूंगी, फरवरी की परचेज के अप्रैल में। तो मेरे पास से जो एक्चुअल पैसा जाएगा वो कब जाएगा, अप्रैल में, फेब्रवरी वाला। तो यहाँ पे जो अमाउंट मुझे लिखने हैं, I'll just finish my point। उसके बाद बेटा आपस में बातें मत करो प्लीज, मुझे क्लास में डिस्टर्बेंस होती है। अगर कहीं क्वेरी हो तो जस्ट लेट मी फिनिश एंड देन यू आस्क योर क्वेरी। नहीं हो रहा मुझे, कौन सी है लिखा था ऐसा मिस्टेक। दीपिका प्लीज म्यूट योरसेल्फ एंड मेक श्योर कि आप प्लीज क्लास में अनम्यूट ना करें अपने आप को। ओके जो पहली इन्फॉर्मेशन थी 2 महीने बाद मैं पैसे दे रही थी, तो यानी फरवरी के पैसे मैं कब दूंगी, अप्रैल में। मुझे दिखानी कब की, अप्रैल में और जून की। तो अप्रैल में जो मैंने पैसे दिखाए वो कौन से अमाउंट के होंगे, जो परचेजेस मैंने की होंगी फरवरी में। और मार्च की कब जाएगी, मार्च अप्रैल 2 महीने का टाइम पीरियड मिल गया मई में, अप्रैल में की जाएगी जून में। इस तरह से आपको ये चीज़ देखनी है। तो फरवरी की जो परचेजेस आपको दी हुई थी वो कितनी थी, 40,000, मार्च की 50,000, अप्रैल की 52,000 रुपीज़। तो ये आपकी 40,000, 50,000 और 52,000 रुपीज़ अप्रैल में जून में आ गई, जो पहली इन्फॉर्मेशन आपके पास थी। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर है सबको। मैम मैम ये मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके अंदर ऐसा हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्रेडिट पे ही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ परचेजेस लिखा हुआ है। देखो अगर तो क्वेश्चन में से परचेजेस के अमाउंट है, जैसे इसमें लिखे हुए हैं 40,000, 50, 52, 60, 55, और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में आपको लिखा हुआ है पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स इज 2 मंथ्स, तो हम ये मान के चलेंगे कि सारी की सारी, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन दी नहीं हुई है, तो ऑल द परचेजेस आर ऑन क्रेडिट बेसिस। हाँ, अगर इसी में मैं चेंजेस कर दूं, मैं अगर ये बोलूं
कि द टोटल परचेजेस every month, half of the purchases is on cash basis and half on credit basis. और Yes, period ma'am. of जैसे credit second allowed by point है. supplier, हाँ, period allowed by supplier is 2 months. तब हम क्या करते, जो फरवरी की 40,000 की थी उसकी आधी कैश थी, तो वो तो उसी महीने चली गई होगी, आधी बची क्रेडिट सेल्स, तो फिर वो 20,000 2 महीने के हिसाब से यहाँ पे सिर्फ 20,000 का अमाउंट आता. नाउ इट्स क्लियर? Okay, okay, ma'am. Thank you, ठीक ma'am. है, ओके बेटा. नाउ कमिंग टू द सेकंड इंफॉर्मेशन, इट सेज दैट 25% ऑफ सेल इज फॉर कैश, यानी जो कैश सेल्स है. अब सेल्स पे आ गए हम. सेल्स का जो भी अमाउंट है उसका 25% कैश सेल्स है, यानी वो आपको उसी टाइम पे मिला होगा, बट ऑब्वियस है. और पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर फॉर क्रेडिट सेल्स इज 1 मंथ. इसका क्या मतलब है, जो भी मैंने सेल्स की है उसका 25% तो कैश सेल्स है. अब मैं अगर इसकी कैलकुलेशंस करूं, मुझे जो पैसा मिलना है अप्रैल मई जून के हिसाब से, नाउ इफ आई जस्ट राइट इट हियर, आई होप कि ये सबको समझ में आ रहा है. जो अप्रैल मई जून की कैश सेल्स है वो कितनी थी, सिर्फ 25% थी. अप्रैल में जो सेल्स हुई वो हुई थी 92,000 रुपीज की. 92,000 रुपीज की 25% यानी 1/4 इज द कैश सेल्स. इसका मतलब डिवाइडेड बाय 4 अगर मैं कर दूं तो ये मुझे कैश सेल्स का अमाउंट मिल जाएगा 23,000 रुपये, जो मुझे इस साल इस महीने का कैश सेल्स था. आई होप कि क्लियर है. ऐसे ही अप्रैल में के बाद मई में जो की है 1 लाख की टोटल सेल्स थी, 1 लाख का 1/4 यानी 25% इज 25,000 रुपये, वो मेरे लिए कैश सेल्स थी, वो मुझे इसी महीने मिल गए होंगे. 1,20,000 जो जून की है उसका 25% इज 30,000 रुपीज, वो मुझे इसी महीने मिल गया होगा. तो कैश सेल्स से जो पैसा मुझे मिला 25% का, वो तो इसी महीने मिल गया. कैश सेल्स का अमाउंट आ गया, रिसीप्ट्स में पैसा आया होगा, ये टोटल अमाउंट मेरा आ गया. अब ये फिर हैंग कर गया. अब मैं इसको हाईलाइट नहीं कर पा रही हूँ अभी, थोड़ा सा हैंग कर गया सिस्टम पे. तो कैश सेल्स के अमाउंट में 23,000 रुपये अप्रैल में मिले, 92,000 का 25%, फिर मई का 1 लाख का 25%, 25,000, और फिर जून का 1,20,000 का 25%, 30,000 रुपये. अब ये चीज़ क्योंकि मैं थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो जाता है कई बार सब वीडियो वगैरह शेयर करने के चक्कर में, तो आप ये लोग कहीं लिख लीजिएगा कि ये 23,000 रुपये कहाँ से आए हैं. 23,000 रुपये आए हैं 92,000 रुपीज़ की जो अप्रैल की सेल्स हुई थी उसका 25% है. आई होप कि क्लियर है. अगर कहीं डाउट हो तो आप प्लीज़ अनम्यूट करके, आज वाले लेक्चर में आपके पास ऑप्शन है, आप पूछ लेना. इसके बाद जो सेकेंड हाफ इंफॉर्मेशन थी उसमें क्या था, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स फॉर क्रेडिट सेल्स इज 1 मंथ. इसका मतलब जो उधार पर मैंने सेल्स की है, जो मेरे कस्टमर्स हैं, उनको मैंने 1 महीने का टाइम पीरियड दिया हुआ है बस. तो इसका मतलब अगर अप्रैल में दिखा रही हूँ डेटर से, अब क्रेडिट सेल्स का मतलब डेटर से पैसा मिलेगा, वो अगले 1-1 महीने के बाद देंगे. तो अप्रैल में मुझे पैसे कब के मिलेंगे, मार्च के. मई में कब मिलेंगे, अप्रैल के. जून में किसके मिलेंगे, मई के. तो 1-1 महीने आगे के चल रहे हैं. तो अप्रैल का दिखाने के लिए आई हैव टू स्टार्ट विद द मंथ ऑफ मार्च. मार्च में टोटल सेल्स वॉज 80,000 रुपीज. 80,000 रुपीज का 75%, क्योंकि 25% तो कैश सेल्स था, वो तो वहां चला गया होगा. 80% का 75% जब आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल गिव यू द अमाउंट ऑफ 60,000 रुपीज. वो हमारा डेटर्स से हमें मिला है अगले महीने. तो मार्च वाला जो डेटर्स का पैसा था 60,000 का, वो हमें कब मिलेगा, क्रेडिट सेल्स का, अप्रैल में. तो अप्रैल में 60,000 रुपीज, मार्च के 80,000 के 75% सेल्स का पैसा अप्रैल में मिला, वो आपका आ जाएगा. इसी तरह अप्रैल में 92,000 रुपीज टोटल सेल्स थी, उसका 75% जो अमाउंट है क्रेडिट सेल्स का, वो हमें मिलेगा मई में, जो हमारा अमाउंट आएगा 69,000 रुपीज का. नेक्स्ट इज मई का हमें मिलेगा जून में. तो मई का 75% 75,000 रुपये, 1 लाख का, वो हमें मिलेगा जून में. इस तरह से कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 60,000, 69,000 और 75,000 रुपीज अप्रैल मई जून में आपको मिलेगा. आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है दोनों एंट्रीज.
अब आप यहाँ पे अगर चाहो तो ओपनिंग बैलेंस प्लस कैश रिसीप्ट्स का टोटल करके दिखा सकते हो। अभी मैंने स्क्रीन पे दिखाया नहीं हुआ है, अगर आप चाहो सिस्टम में आप चाहो तो यहाँ पे इसका टोटल करके दिखा सकते हो, और नहीं अगर आपका मन तो मतलब ये ऑप्शनल है, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नेक्स्ट इज एंट्री सी इंफॉर्मेशन इज डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड एक्सपेंसेस 1 मंथ। जो वेजेस हैं वो मेरे खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं वो मेरे खर्चे हैं, वो हम एक एक महीने के बाद दे रहे हैं। तो अप्रैल में हम कब के देंगे? मार्च वाले। एक एक महीना पिछला चल रहा है तो मार्च से शुरू करोगे, तो मार्च के 8,000 रुपये वेजेस के, 7,000 रुपये एक्सपेंसेस के आपके अप्रैल में जाएंगे। तो अप्रैल में आपने यहाँ लिखा वेजेस, पेमेंट वाले सेक्शन में वेजेस 8,000, एक्सपेंसेस 7,000। फिर मई में अप्रैल वाले जाएंगे यानी 9,000 और 7,000। जून में मई वाले जाएंगे 10,000 और 8,000। आप इसका टोटल कर दोगे, आप वेजेस और एक्सपेंसेस एक एक महीने के, पिछले महीने के आपके इसमें पेमेंट जा रही है। लास्ट एंट्री इज इन जून यू हैव टू पे एन इनकम टैक्स ऑफ 25,000 रुपीज़। अब जून में आपने 25,000 का इनकम टैक्स दिया है, तो अप्रैल में कुछ नहीं है, इनकम टैक्स के एक एंट्री आएगी जो सिर्फ जून में हम दे रहे हैं 25,000 रुपीज़ की हम देंगे, तो वो अमाउंट आ जाएगा जून में। अब आपके क्वेश्चन के हिसाब से हम सारी इन्फॉर्मेशन को डाल चुके हैं, अब आपको टोटल करना है। तो आप क्या कर सकते हो? ओपनिंग बैलेंस प्लस ऑल कैश रिसीप्ट्स, तीनों महीने की आप टोटल कर सकते हो, पेमेंट का टोटल कर सकते हो अलग से, और फिर ओपनिंग प्लस रिसीप्ट्स माइनस पेमेंट करोगे तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो अप्रैल में जब आप कैलकुलेशंस करके देखोगे तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा 53,000, जो बाय डिफॉल्ट मई का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो जब भी हम कैश बैलेंस देख रहे हैं तो पिछले महीने का ओपनिंग बैलेंस विल बी दी क्लोजिंग बैलेंस, अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। तो फर्स्ट जो आपका अप्रैल 1 का था वो 25,000 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्लोजिंग बैलेंस हमने कैलकुलेट किया 53,000, इट विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस फॉर मे। फिर मे की कैलकुलेशंस करोगे तो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा 81,000 रुपीज़ का, विच विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ जून। जून का फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा 91,000 रुपीज़ का, एंड दिस क्वेश्चन इज डन। आई होप कि ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। यस मैम। ओके, मैम एक बार रिपीट कर देना पूरा क्वेश्चन फिर से। पूरा क्वेश्चन रिपीट करूंगी तो मैं पढ़ाती चली जाऊंगी, बस एक ही क्वेश्चन पूरे सिलेबस में होएगा तुम्हारा। फिर एक्सेल की शीट तो में से किसी ने पूछा है कि रिसीप्ट्स का टोटल करना ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हो अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से कि आप गलत ना करो तो आप कर सकते हो टोटल, आप अगर स्किप करना चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना ज़रूरी है बस, वो आप चाहे कैसे भी करो। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेसिकली जो मैंने आपको यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट करके दिखाया हुआ है ना, इट्स द समरी ऑफ द कैश बजट। वी हैव टू स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस, you have to add all the receipts, you have to deduct all the payments for the time period and then calculate the amount of closing balance। तो जो जो एंट्री जहाँ जहाँ दी हुई है आप उसके हिसाब से रिसीप्ट्स में या पेमेंट्स में डाल के सिर्फ टोटल सिंपल कैलकुलेशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज related to the production किसका muted है? अब आप में से कोई एक अनम्यूट है, प्लीज अपने आप को म्यूट करो। Okay, now the next question is asking you to prepare the production budget। जहाँ आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है 6 मंथ्स के प्रोडक्शन की नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। वो मैंने अभी क्वेश्चन प्रॉपर फॉर्मेट में इसमें नहीं डाला हुआ है, जैसे पहले क्वेश्चन का इतना टाइम था नहीं, तो अभी मैंने क्वेश्चन में आपको समझा रही हूँ, आप समझ लो। मेन पॉइंट्स अगर कुछ लिखना है तो लिख लो, आपको बाकी स्क्रीन पे सोल्यूशन के साथ में मिल जाएंगी चीज़ें। हमें प्रोडक्शन बजट कैलकुलेट करना है, बनाना है। प्रोडक्शन बजट का मतलब है हमें ये चीज़ देखनी है कि हम को हर महीने कितने यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, हाउ मेनी यूनिट्स आर सपोज टू बी
produced or manufactured during these 3-6 months, July to December. नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हमें दी हुई है. अब मैं अगर प्रोडक्शन की बात करूं तो आप ये सिर्फ चीज़ें रट्टा मत मारिएगा, आप समझ के करिएगा कि मेरे पास यूनिट्स की अगर मैं बात करती हूँ, स्टॉक की बात करती हूँ, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. एक ओपनिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक. फिर परचेजेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड की बात कर रहे हैं, तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की बात कर रही हूँ मैं. और फिर सेल्स की बात कर रही हूँ. ये 4 चीज़ें हमारे पास होती हैं. इन 4 में से कोई एक चीज़ अगर मुझसे पूछी जाए और 3 चीज़ें मेरे पास हों तो मैं 4th यूनिट अपने आप कैलकुलेट कर सकती हूँ. ये सेम कॉन्सेप्ट आपका प्रोडक्शन बजट में चलेगा. प्रोडक्शन बजट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं हाउ मेनी यूनिट्स आर सपोज टू बी मैन्युफैक्चर्ड, कितनी यूनिट्स मुझे बनानी है. तो अब मैं अगर लॉजिकली देखूं तो होता क्या है, अगर उसको आपने जो इक्वेशन पढ़ी है, हमने जो इक्वेशन पढ़ी हुई है अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से, अगर आप मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस जो आपने पढ़ा हुआ है, तो परचेजेस को यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक गिव्स यू द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड. ये आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी. इसी को रीफ्रेम कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई है तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हो गया परचेजेस की जगह, और मैंने उसमें यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ही कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए जो मेरी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ओपनिंग स्टॉक प्लस, अगर इसको ऐसे लिख दें, ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, मैं बहुत शॉर्ट में लिख देती हूँ, माइनस क्लोजिंग स्टॉक गिव्स यू सेल्स इन यूनिट्स. ये हमारी इक्वेशन होती है और मुझे इसमें प्रोड्यूस्ड वाला ही देखना है. तो प्रोड्यूस्ड के लिए अगर मैं देखूं तो प्रोडक्शन, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल्स टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. तो ये जो इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी, इसी को ही रीफ्रेम किया क्योंकि मुझे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कैलकुलेट करनी थी. तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कैलकुलेट करने के लिए आई हैव टू स्टार्ट विद द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, ऐड द क्लोजिंग स्टॉक, सब्ट्रैक्ट द ओपनिंग स्टॉक. इसी को ही टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया अलग अलग महीनों के हिसाब से, एंड माय प्रोडक्शन बजट इज रेडी. क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आपको जुलाई से दिसंबर तक का प्रोडक्शन बजट बनाना है. अब प्रोडक्शन बजट के लिए ये जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी ये टेबुलर फॉर्म पे डाल दी. सेल्स से मैंने शुरू किया, ये सारा यूनिट्स में है. नाउ दिस इज ऑल इन यूनिट्स. इसमें सेल्स से जब मैंने शुरू किया तो सेलिंग यूनिट्स में देखूंगी फॉर दीज 6 मंथ्स, उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दूंगी, ओपनिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट कर दूंगी. तो आई विल बी हैविंग माय आंसर हाउ मेनी यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दीज 6 मंथ्स. अब क्वेश्चन पे अगर हम आए तो क्वेश्चन में हमें यूनिट्स सोल्ड फॉर डिफरेंट मंथ्स दिया हुआ है ऑलरेडी, विच इज़ जुलाई से लेके दिसंबर तक 1100 यूनिट्स, 1100 यूनिट्स, 1700 यूनिट, 1900 यूनिट, 2500 और 2300. ये हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में सिंपल दी हुई है. यूनिट्स सोल्ड ड्यूरिंग दीज 3 मंथ्स, 6 मंथ्स. इसके बाद जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें क्वेश्चन ये कहता है कि देयर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस एट एंड ऑफ एनी मंथ. कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होगा. वर्क इन प्रोग्रेस का क्या मतलब होता है कि मैंने रॉ मटेरियल यूज़ करना शुरू किया प्रोडक्शन के लिए और फिनिश प्रोडक्ट नहीं बना, वो प्रोसेस में है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी रॉ मटेरियल पे काम चल रहा है, जितना भी यूज़ किया वो सारा का सारा फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया. ये हमने अज्यूम कर रखा है, मतलब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें. फिर उसके बाद क्वेश्चन कहता है फिनिश्ड यूनिट्स इक्वल टू हाफ द सेल ऑफ नेक्स्ट मंथ will be in the stock at the end of every month including June 17. अब इसमें बेसिकली क्या दिया हुआ है कि जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है यूनिट सोल्ड की, उसके लिए हमें क्वेश्चन कहता है फिनिश्ड यूनिट्स इक्वल टू हाफ द सेल ऑफ नेक्स्ट मंथ. अगले महीने की जो सेल्स है उसका आधा विल बी इन द स्टॉक एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. अगले महीने की सेल्स का आधा इस महीने की क्लोजिंग यूनिट्स होंगी. ये आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है.
अब दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, नेक्स्ट मंथ की सेल जो भी है उसका हाफ, यानी अगर मैं जुलाई की बात कर रही हूँ तो अगस्त की सेल्स देखूंगी और उसका हाफ करूंगी। तो अब आप देखो जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने सेल्स को, अगस्त के लिए सेल्स कितनी थी 1100, मैं कंसिडर कब कर रही हूँ जुलाई में। तो नेक्स्ट मंथ की जो सेल्स होंगी उसका हाफ of the sales of next month is the closing stock of this month. This is the question. तो अगले में जुलाई के लिए अगस्त की सेल्स का आधा यानी 550 यूनिट जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक होगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो जुलाई के लिए अगर मैं देखूंगी तो मैं अगस्त का सेल्स का हाफ क्लोजिंग स्टॉक विल इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जुलाई। तो अगस्त का हाफ, सेल्स का हाफ इज 1100 का हाफ 550, वो यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे। फिर अगस्त के लिए कब का देखूंगी, सितंबर का। तो सितंबर की सेल्स कितनी थी 1700 यूनिट, 1700 यूनिट का हाफ इज 850 विच इज अगस्त क्लोजिंग स्टॉक। इसी तरह सितंबर के लिए अक्टूबर की देखूंगी, अक्टूबर की सेल्स थी 1900, 1900 का हाफ इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सितंबर विच इज 950। अक्टूबर के लिए नवंबर का देखूंगी, 2500 नवंबर की सेल्स थी, उसका हाफ इज 1250 जो अक्टूबर का क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। दिसंबर का नवंबर में जाएगा, दिसंबर की सेल्स थी 2300, हाफ ऑफ इट इज 1150 विच इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ नवंबर। दिसंबर के लिए आई हैव टू चेक व्हाट इज द सेल्स ऑफ जनवरी। जनवरी में सेल्स थी 2000 की जो क्वेश्चन में दी हुई थी, उसका 50% इज 1000 यूनिट्स विच इज द क्लोजिंग यूनिट ऑफ दिसंबर। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है। तो इस तरह से ये आपके सारे अमाउंट अगले महीने, क्या चीज, क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ ये क्लोजिंग स्टॉक में ऐसे ही होगा सभी क्वेश्चनों में या फिर ये सिर्फ इसी में होगा? बेटा समझो, ये जो फॉर्मेट है ओपनिंग स्टॉक प्लस सॉरी ओपनिंग स्टॉक कह रही हूँ, जो कैश बजट का तो अलग था, प्रोडक्शन बजट के लिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से किया है। जरूरी थोड़े ना कि ऐसे ही होगा, हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अगले महीने की जो सेल्स है उसका आधा इस महीने का क्लोजिंग स्टॉक है, हो सकता है इसका उल्टा दिया हो कि पिछले महीने की जो सेल्स थी उसका आधा इस महीने का क्लोजिंग स्टॉक है। तो व्हाटएवर इंफॉर्मेशन विल बी देयर उसके हिसाब से आपको करना है। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड अगर कैलकुलेट करनी है तो उसका पैटर्न यही रहेगा, इक्वेशन तो आपकी चेंज नहीं होगी। इक्वेशन में अगर नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन बजट बना रही हूँ तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के लिए मेरा फॉर्मेट यही रहेगा, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मगर उसमें फिगर्स कब कौन सी कैसे आएंगी वो आपको क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखना है। आई होप की क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो हमें दी हुई है बजटेड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट हमें दी हुई है। अच्छा इसका तो बाद में देखते हैं, अभी क्लोजिंग स्टॉक आई होप कि आप लोगों को क्लियर है। अब क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट होगा वो हमारा, अब हमें ओपनिंग स्टॉक देखना है, जो हमारा इस महीने का क्लोजिंग स्टॉक है, लॉजिक लगाने हैं आपको यहाँ सिर्फ सारे इक्वेशंस के साथ में। करंट मंथ का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगले महीने का बाय डिफॉल्ट ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास सारे थे, अब सारे जब क्लोजिंग स्टॉक थे उससे मेरे जो इस महीने का जुलाई का जो क्लोजिंग स्टॉक है 550, दैट विल बी द ओपनिंग स्टॉक इन अगस्त। तो ये अमाउंट ये यूनिट यहाँ आ गई। ये अब इसके लिए इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई आपको क्वेश्चन में, ये आपको लॉजिक लगाना है कि इस महीने का क्लोजिंग स्टॉक बाय डिफॉल्ट अगले महीने का ओपनिंग बनेगा, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इट विल नॉट बी रिटर्न इन द क्वेश्चन। ऐसे ही अगस्त का क्लोजिंग स्टॉक 850, सितंबर का ओपनिंग बन जाएगा, सितंबर का क्लोजिंग 950, अक्टूबर का ओपनिंग बन जाएगा, अक्टूबर का क्लोजिंग स्टॉक 1250 विल बी द ओपनिंग स्टॉक फॉर नवंबर, नवंबर का क्लोजिंग स्टॉक जो 1150 था दैट विल बी द ओपनिंग स्टॉक ऑफ दिसंबर 1150। अब आपका इसमें बचा जुलाई वाला, जुलाई वाले के लिए आप क्या करोगे, जुलाई वाले के लिए जो आपको जुलाई की सेल्स दी हुई थी 1100, उसका आधा तो हमने उसमें डाल दिया था क्लोजिंग स्टॉक पिछले के हिसाब से। यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो 1100 जो था वो आपका इस बार का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। कैसे, जो जुलाई की सेल्स थी 1100, मैं अगर इसमें वर्किंग नोट्स के तौर पे देखूं जून का, तो जुलाई की
जो 1100 की सेल्स है उसका हाफ विल बी द क्लोजिंग स्टॉक इन द मंथ ऑफ जून। मैं यहाँ का जून का लिखूँ कैलकुलेशंस करने के लिए वर्किंग नोट्स के तौर पे, तो जुलाई का जो 1100 सेल्स है एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, इसका हाफ यानी 550 विल बी द क्लोजिंग बैलेंस इन द प्रीवियस मंथ यानी जून। तो जून का क्लोजिंग बैलेंस यूनिट में आ गया 550, जो बाय डिफॉल्ट जुलाई का ओपनिंग बैलेंस है। तो आप इसका आधा मत कर दीजिएगा, ये बाई चांस जुलाई और अगस्त में अमाउंट सेम थे, यूनिट सेम थी सेल्स की। अगर यहाँ पे मैं फिलहाल सिर्फ आपके कैलकुलेशंस के लिए इफ आई जस्ट मेक इट 1500, तो यहाँ 550 नहीं आएगा, या आप इसको कहीं पता चले 950 कर दो, ऐसा नहीं है। इस 1500 का हाफ, इसका मतलब 750 विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जून। पिछले महीने में उसका क्लोजिंग बैलेंस चला जाएगा ना, एक अगले महीने का सेल्स का आधा पिछले महीने का क्लोजिंग स्टॉक था, तो वो 750 के चक्कर में फिर यहाँ 750 आएगा इंस्टेड ऑफ 550। यहाँ पे क्योंकि बाई चांस क्वेश्चन में 1100 ही दोनों जगह आपको लिखे हुए हैं, अमाउंट सेम है, इसलिए आप कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लीजिएगा। आई होप कि ये क्लियर है आप लोगों को। सेल्स का हाफ क्यों करेंगे? सेल्स का हाफ क्यों करेंगे? सेल्स का हाफ इसलिए करा है क्योंकि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो सेल्स का हाफ है इस महीने का, अगर अभी जुलाई चल रहा है तो जुलाई का जो सेल्स है, सेल्स की यूनिट का आधा यानी 550, वो जून का क्लोजिंग स्टॉक है, उसके बराबर है क्लोजिंग स्टॉक। तो ये चीजें आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है जिसके बेसिस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन ऐसे ही होएगा, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी उसके हिसाब से आपको सोल्यूशन करना है। अभी क्लियर है? ओके मैम। हाँ मैम, क्या ये जून की सेल्स दे रखी है? जून की सेल्स का हमें करना क्या है? ये उसके जुलाई के क्लोजिंग स्टॉक के लिए, ओपनिंग स्टॉक, सॉरी। क्वेश्चन उल्टा पढ़ रहे हो। मैंने क्या बताया है? जुलाई की सेल्स का आधा, सुनते रहो पहले, जुलाई की सेल्स का आधा जून का क्लोजिंग स्टॉक है, तो जून की सेल्स का तो मुझे कुछ करना ही नहीं। ओके ओके ओके, रिवर्स में जा रहे हो ना तुम। हाँ जी। तो जुलाई की सेल्स इज 1100, उसका हाफ इज 550, दैट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जून। और वो जून का क्लोजिंग बैलेंस होने की वजह से जुलाई का बाय डिफॉल्ट ओपनिंग बैलेंस बन गया। ओके ओके मैम, नाउ यू गॉट इट। ये हम रिवर्स में जा रहे हैं, अगले महीने का पिछले महीने में लेकर आ रहे हैं आधा, इस महीने का आगे नहीं लेके जा रहे, अगले महीने का पीछे ला रहे हैं। यस मैम। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि क्लियर है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो हमें दी हुई है एक बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट कंपनी ने बना रखी है, जिसमें बजट बनाया हुआ है कंपनी ने 22,000 यूनिट्स के हिसाब से। कंपनी ये इन्फॉर्मेशन आपको देती है, ओके आई विल जस्ट राइट दिस इन्फॉर्मेशन हियर। कंपनी आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है कि 22,000 यूनिट्स अगर कंपनी बनाती है, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, 22,000 यूनिट्स अगर कंपनी बनाती है तो उसके लिए डायरेक्ट मटेरियल के लिए जो पैसे खर्च होंगे पर यूनिट वो 10 रुपये है कॉस्ट। दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डायरेक्ट मटेरियल। इफ यू यूज मटेरियल टू फॉर प्रोडक्शन 10 रुपीज पर यूनिट इज द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। और ये कॉस्ट कब के लिए है? जब आप 22,000 यूनिट्स की बात कर रहे हो। ठीक है, उसके अलावा डायरेक्ट वेजेस की अगर हम बात करें तो वो अमाउंट है 4 रुपये पर यूनिट का। तो हर बार लेबर को 1 यूनिट पे 4 रुपये आप दे रहे हो। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए हैं, ये टोटल दिए हुए हैं। अब ये सब चीज़ें तो टर्म्स तो आप लोगों को मुझे लगता है कि याद होंगी, क्योंकि ये आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ा हुआ है 4th सेमेस्टर में। टोटल ओवरहेड्स जो आपको दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 88,000 रुपीज़ के। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी कि 22,000 यूनिट्स अगर मैं बनाती हूँ तो 10 रुपये पर यूनिट मेरी मटेरियल कॉस्ट है, वेजेस के लिए 4 रुपये पर यूनिट है, तो ये तो पर यूनिट दिया हुआ है तो उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। और उसके अलावा में टोटल जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो हैं 88,000 रुपीज़ के। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स को तो मुझे कैलकुलेट करके अपॉर्शन करना पड़ेगा। 88,000 रुपीज़ कितनी यूनिट्स के लिए लगा रही हूँ मैं? 22,000 यूनिट्स के लिए। तो पर यूनिट मैंने कितने लगाए?
₹4, 88,000 डिवाइडेड बाय 22,000 रुपीज, तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स का पर यूनिट का रेट मेरा आ गया ₹4। ऑन एन एवरेज एक यूनिट पे ₹4 फैक्ट्री ओवरहेड्स के मेरे खर्च हो रहे हैं। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है इस इंफॉर्मेशन को देके कि जो हमने प्रोडक्शन बजट बनाया है जुलाई से लेके दिसंबर तक का, उसमें जो हम यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे टोटल, उसकी टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी होगी 6 महीने की मिलाकर। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे दूसरी चीज। अब हमने पहली चीज तो देख ली, ये हमने कैलकुलेट किया यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कैसे, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक सारे मंथ्स का, और आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आ गई अलग अलग मंथ्स की। मैं इसका सम टोटल कर दूं, अब मेरे पास सम टोटल क्या 1100 मैंने जुलाई में बनानी है, 1400 में अगस्त में बनाऊंगी, 1800 सितंबर में, 2200 अक्टूबर में, 2400 नवंबर में, 2150 दिसंबर में अगर बनाती हूँ, यानी टोटल जुलाई से दिसंबर तक मैं अगर टोटल देखूँ तो 11,050 यूनिट्स मुझे बनाने की मैंने बजट बनाया है। ठीक है, 22,000 यूनिट्स के हिसाब से मुझे फिगर्स दी हुई थी, कॉस्ट दी हुई थी टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स की, जो मैंने ₹4 कैलकुलेट कर ली वहाँ से। अब मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करनी है जो रिक्वायर्ड है मेरे लिए कैलकुलेशन इसके बाद कि 11,050 यूनिट जो मैं बनाऊंगी उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो मेरे खर्चे कौन कौन से हैं, मटेरियल का, वेजेस का और फैक्ट्री का। तो यहाँ पे क्या देखा मैंने, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 11,050 यूनिट्स मुझे बनानी है, जिसमें मटेरियल के, वेजेस के और फैक्ट्री के ओवरहेड्स के खर्चे होने, जो मुझे मालूम है ₹10 पर यूनिट मटेरियल का खर्चा है। तो 11,050 यूनिट्स बनाने के लिए ₹10 के हिसाब से टोटल अमाउंट आ जाएगा 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करके 1,10,500 रुपीज़। इसी तरह वेजेस के लिए 4 रुपीज़ पर यूनिट की कॉस्ट थी, 4 रुपीज़ इंटू 11,050 यूनिट्स, तो टोटल अमाउंट मेरे पास आ जाएगा 44,200 रुपीज़ का, जो मुझे वेजेस के लिए पैसे देने पड़ेंगे इन अगले 6 महीनों में। फैक्ट्री ओवरहेड्स ₹4 पर यूनिट के हिसाब से 11,050 यूनिट्स का अगर मैं देखूंगी तो वो मुझे मिलेगा 44,200 रुपीज़ का। तो टोटल जो मेरे खर्चे होंगे, जो प्रोडक्शन के लिए मैं जुलाई से लेकर दिसंबर तक पैसे बेयर करूंगी कॉस्ट के फॉर्म में, वो टोटल आ जाएगा 1,98,900 रुपीज़। ये आपके 2 पार्ट्स थे, दोनों हमने सॉल्व कर ली क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। मैम इसमें डायरेक्ट वेजेस का कैसे? बेटा आवाज कट रही है, डायरेक्ट वेजेस का मैम डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट 44,200 कैसे आया? ओके, टोटल यूनिट्स कितनी बना रहे हैं 11,050, ₹4 पर यूनिट का मेरा रेट था, तो 11,050 इंटू 4 करोगे इट विल गिव यू 44,200 रुपीज़। पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करनी है ना यूनिट्स को, तो ऐसे ही 11,050 अगर मैं यूनिट्स बना रही हूँ और ₹10 का डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है तो आपका पर यूनिट के हिसाब से आ जाएगा। तो एवरीवेयर ओके मैम, थैंक यू। 11,050 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 4। मैम टोटल यूनिट्स गिवन है क्वेश्चन में? कौन सी? 11,050 वाली। अभी तो कैलकुलेट की है, ये कैलकुलेट तो की थी यहाँ पे जुलाई इन सबका टोटल? इन सब का टोटल ही तो किया था अभी। ओके ओके ठीक है मैम। हाँ लिख देती हूँ मैं इसको। मैम ये 22,000 का क्या है? 22,000 कहाँ लिखे हैं बेटा? मैम, अच्छा ये वाला, 22,000 यूनिट्स। ये वाला, ये मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी कि अगर 22,000 यूनिट्स बनाती है कंपनी तो फैक्ट्री ओवरहेड्स 88,000 रुपये खर्च करती है। ओ, वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स का पर यूनिट निकाल लिया, जो हमने 11,050 के लिए यूज कर लिया। यस मैम। ठीक है, किसी और का कोई और क्वेश्चन डाउट अगर है तो पूछ लो, अदरवाइज अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे आज, तो अभी आज की क्लास में ख़त्म कर देती हूँ। कल लेक्चर है तो कल विल स्टार्ट। Excuse me, ma'am. Can you please suggest? हाँ बोलो Ma'am, can you please suggest some book? ओके बेटा, जो बुक्स हैं वो आप चाहें तो महेश्वरी मित्तल जी की ले सकते हो, M.N. अरोड़ा की ले सकते हो, राजीव गोयल की। ये 3 हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। इट्स बाय M.N. अरोड़ा, एक है राजीव गोयल की आती है, और
एक आती है महेश्वरी मित्तल की। आप जो चाहो आप वो ले सकते हो। मैम 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 10 ईयर से भी पढ़ सकते हैं खाली? 10 ईयर्स से मैं सजेशन नहीं देती हूँ कि आप खाली 10 ईयर्स से पढ़ो। ये तो मैंने कल की क्लास में भी बोला था। अगर आपको प्रॉब्लम है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते हो कहीं जॉब, क्योंकि एसओएल के स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं जहाँ कहीं जॉब करते हैं या नहीं उनके पास टाइम होता है, तो फिर आपकी ऑप्शन है कि आप 10 ईयर्स से पढ़ना चाहते हो। बट पर्सनली मेरी सजेशन कभी नहीं रहती कि आप 10 ईयर्स से सिर्फ पढ़िए या एसओएल के जो मटेरियल है खाली उससे पढ़िए। वो एक ब्रीफिंग होती है, लेकिन आपको कोई ना कोई एक रेफरेंस बुक तो पढ़नी चाहिए। बाकी आपकी अपनी श्रद्धा है कि आप कैसे पढ़ते हो। सभी अमनदीप सब्जेक्ट की मैडम? कहूँगी तो मैं यही कि सभी सब्जेक्ट्स के लिए अगर टाइम नहीं है तो आप 10 ईयर्स में से पढ़ लीजिए। बट मेरी राय तो यही है कि आप सभी सब्जेक्ट्स के लिए किताबें कोई ना कोई एक रेफरेंस बुक ज़रूर पढ़िए। ओके मैम। मैम ma'am, can you send the PDF on that is class if possible? बेटा देखो, अभी अगर व्हाट्सएप का ग्रुप किसी ने बनाया था, शायद वर्षा ने बनाया है, और आप लोगों को भी लिंक भेज दिया है, आप लोग जुड़ गए हो। मैं जो ये PDF है मैं उस पर शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। ओके मैम, नो प्रॉब्लम। अभी तो मुझे कोई ग्रुप दिख नहीं रहा है। एसओएल बीकॉम 6 सेमेस्टर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के शायद नाम से आप लोगों ने बनाया है। आई होप कि आप लोग जुड़े हुए हो उसमें। सब तो शायद नहीं है, कुछ ही स्टूडेंट्स हैं। ट्राई टू कनेक्ट टू दैट ग्रुप। हाँ जी बेटा बोलो। Ma'am, could you please tell me any important topics for the exams? 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर में भी इम्पोर्टेंट पूछना चाहते हो? No, ma'am, like regarding like practical question, not theory. पहला जो चैप्टर है वो सिर्फ थ्योरेटिकल है। उसके बाद जितने जो 4 चैप्टर्स हैं वो सारे प्रैक्टिकल के हैं, उनमें सब में से क्वेश्चंस आएंगे। तो कोई एक ऐसा चैप्टर मैं नहीं बता सकती जिसमें मैं ये कहूँ कि आप ये छोड़ देना या ये कम इम्पोर्टेंट है। ईच एंड एवरी चैप्टर इज इम्पोर्टेंट और सब में से क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। हेलो मैम। हाँ जी बेटा बोलो। मैम अगर प्रोडक्शन कॉस्ट में वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस भी दे रखे हो तो वो भी ऐड हो जाएंगे? जितने भी खर्चे होंगे आपको सब दिखाने हैं। अब ये तो जो पर्टिकुलर मैंने क्वेश्चन कराया उसमें 3 तरीके के थे बस। अगर उसमें बाकी और भी दिए हुए होंगे, सेलिंग के अलग दे रखे हैं, सेल्स प्रमोशन वाले, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अलग दे रखे हैं, वो सब आपको ऐड करने पड़ेंगे। फिर डिपेंड करेगा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है। हेलो मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम क्वेश्चन का लेवल जो आपने आज करवाया वो उसी के अकॉर्डिंग आएंगे एग्जाम में या फिर मतलब डिफिकल्ट भी हो सकता है? देखो डिफिकल्ट की जहाँ तक आप परिभाषा आप लोगों के लिए ना सबके लिए अलग अलग होती है। आपने ये शायद इस पर भी लिखा हुआ है, चैट बॉक्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। क्वेश्चन के लेवल की जहाँ तक मैं बात करूँ, डिफिकल्ट अगर आपने नहीं पढ़ा होगा आपको डिफिकल्ट लगेगा। आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे आपको डिफिकल्ट लगेगा। आती हुई चीज़ को भी आप नहीं कर पाओगे। पैटर्न आप समझिए। इसीलिए मैं ये चीज़ आपसे तब भी शुरू में बोल रही थी कि जितना आप लिख सकते हो साथ में आप लिखते रहो ताकि आपको बाद में ध्यान रहे कि आपने क्लास में क्या क्या किया है। दूसरी चीज़ ये कि आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। जैसे मैं अगर आपसे ये चीज़ बता रही हूँ, अगर कैश बजट बना रहे हैं या प्रोडक्शन बजट बना रहे हैं, आप प्लीज़ अपने आप को म्यूट करो ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। पीछे से बैकग्राउंड में इतने म्यूजिक आप लोग बजा देते हो। ओके, आप लोगों को जो चीज़ समझनी है आप ये चीज़ समझो, जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो मैंने कराया वो पेपर में आएगा, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट इंस्टेड ऑफ मगिंग इट अप। आप रट्टा मारो कि ये ऐसे ऐसे करना है, उसकी बजाय आप कॉन्सेप्ट समझो। प्रोडक्शन बजट में हम लोगों को क्या चीज़ देखनी थी? पहला पॉइंट कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए मैंने आपको इक्वेशन बताई कि इक्वेशन जो हम लोगों ने पढ़ी हुई ऑलरेडी वो क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक गिव्स यू द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, अगर यूनिट्स की हम बात करते हैं।
उसको हमें रिफ्रेम करना था बस, कि हमें कैलकुलेट करना है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो परचेजेस की जगह मैंने कर दिया नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कैलकुलेट करने के लिए जो इक्वेशन मेरी बनी वो क्या बनी, सेल्स नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ये सारा यूनिट्स में है, माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था कि अगले महीने की जो सेल्स है उसका आधा इस महीने का क्लोजिंग स्टॉक है। आप रिवर्स में जा रहे थे, मतलब फॉरवर्ड का देख के आगे अगले महीने की सेल्स का देखकर उसका आधा अमाउंट इस बार का आपका यूनिट्स इस बार की आपका क्लोजिंग स्टॉक है। हो सकता है इसका अलग उल्टा दिया हो, पिछले महीने की जो सेल्स थी उसका आधा इस महीने का क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये चीज़ आपको जो लैंग्वेज दी हुई होगी ये आपको पढ़ के समझनी है। अगर आप समझ लोगे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट आपको ध्यान क्या रखना है, इक्वेशन की आपको किस तरह से कैलकुलेशंस करनी है। तो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से आपको सिर्फ फिगर्स लिखते चले जाने हैं। ऐसे ही जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, पहले क्वेश्चन में यहाँ पर कैश बजट जो हमने बनाया, कैश बजट में बाय चांस रिसीप्ट्स में कैश सेल्स और डेटर्स का अमाउंट है, पेमेंट में सप्लायर्स की पेमेंट, वेजेस, एक्सपेंसेस और एक महीने का इनकम टैक्स है। अब जैसे इनकम टैक्स था, इसमें इनकम टैक्स आपने सिर्फ जून में देना है, हर महीने नहीं दे रहे हो तो आप जून में दे रहे हो, तो मई अप्रैल में नहीं आया, सिर्फ जून में आया। इसी तरह अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इनकेस अगर आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपने फर्नीचर को बेचा है 5,000 का जून में, तो मई और जून में अप्रैल और मई में नहीं आएगा, पैसा आपके पास आएगा। अब ये इन्फॉर्मेशन से आपको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए ना कि पैसा जब फर्नीचर बेच रहे हो तो पैसा आपके पास आएगा। पैसा आएगा यानी कैश रिसीप्ट हो गई। कैश रिसीप्ट वाले कॉलम में आपको लिखना है रिसीव्ड फ्रॉम द सेल, यानी सेल ऑफ फर्नीचर 5,000 रुपये। अब किस मंथ में है वो वहाँ लिखना है, वो जून में अगर थी तो जून में आपको लिख देना है। इसी तरह हो सकता है आपने अप्रैल में 10,000 का कोई फर्नीचर परचेज किया हो, तो आपको अप्रैल में पेमेंट साइड पे फर्नीचर परचेज दिखा के 10,000 दिखना है। तो इट टोटली डिपेंड्स कि विच इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट आपको चीज़ क्या ध्यान रखनी थी, वो जो ये ग्रीन में हाईलाइटेड है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्लस all the receipts less all the payments will give you the closing balance। उसको आपको बाइफिकेट करके गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से लिखती चले जानी है इन्फॉर्मेशन। अभी आई होप कि क्लियर है आप लोगों को। और आइए शुरुआत करेंगे बच्चों के लिए एक सुखद खबर के साथ। 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी। आई होप कि क्लियर है। अभी ये आप लोगों को आज, हाँ जी बेटा। मैम क्या हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे क्लासेस में? देखिए मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जितना मैक्सिमम खींच सकती हूँ उतना करा दूँ, क्योंकि बहुत लिमिटेड लेक्चर्स होते हैं हम लोगों के साथ। ये सेम चीज़ हम पूरे सेमेस्टर में रेगुलर में पढ़ाते हैं। ये तो आप हमारे लिए भी कंस्ट्रेंट समझ सकते हो कि हम लोगों के लिए कंस्ट्रेंट है, जो पूरा 4 महीने 5 महीने पढ़ाते हैं वो आपको 16 दिन में पढ़ाना है, 8 दिन में पढ़ाना है। मैं अपने सब्जेक्ट के लिए बात कर सकती हूँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए मेरी कोशिश पूरी ये रहेगी कि जितना मैक्सिमम मैं टॉपिक्स कवर कर सकती हूँ मैं उतने टॉपिक्स कवर करूँ। बाकी सब्जेक्ट्स का तो वो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वही बता पाएंगे। आई ट्राई टू कवर अप मैक्सिमम पॉइंट्स। तो इसी वजह से थोड़ा सा ये हो सकता है कि मैं इसी पे ही आ रही थी। क्वेश्चंस आपके पास बुक्स होंगी, आप उसमें से देख लो, अदरवाइज राजीव गोयल है। राजीव गोयल है तो उसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बुक कोई भी हो सकता। मैं अभी आया था, लेट ज्वाइन करा था मैंने। चैप्टर है बजटरी कंट्रोल। मैम ये एग्जाम में चैप्टर किसके साथ आएगा और करके जो क्वेश्चंस आते हैं? ऐसे अभी कुछ नहीं बता सकते, सारे 5 में कोई इंटरनल चॉइस होती है, एक्सटर्नल नहीं मिलेगी। प्रैक्टिस तो करो, अभी तुम पहले चॉइस में चले गए सब। मैम नेक्स्ट क्लास का टॉपिक क्या है? नेक्स्ट में अभी बजट का ही कराने हैं, बजट का भी पूरा नहीं हुआ है। लेट मी फिनिश दिस। अभी देखो जो लेक्चर्स का अगर आपके पास शेड्यूल आता है, जो आप लोगों को लिंक आता है उसमें शेड्यूल लिखा होता है कि क्या लेक्चर होगा। आज के में अगर आप देखोगे तो बजट का लिखा हुआ है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जब क्लास में पढ़ा रही हूँ तो कई बार थोड़ा सा डिले हो जाता है बार बार समझाने में, तो वो उसमें कंटिन्यूएशन में जा सकता है। तो जो लिखा है हो सकता है उसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वेरिएशन हो। कल वाली जो क्लास है वो बजट के ऊपर ही अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। आज थोड़ा थ्योरी में और फिर वो टेक्निकल उसमें टाइम लग गया था। विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस टुमारो। बजट के ही अभी और तरीके के क्वेश्चंस भी हैं। अभी और किसी ऑफिस ओवरहेड्स क्या होते हैं?
ऑफिस ओवरहेड्स क्या होते हैं? देखो ओवरहेड्स ये टर्म आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ी हुई है। जब हम एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर्स हमारे अलग अलग कैटेगरी में होते हैं, जिसमें एक कैटेगरी होती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए हम टर्म यूज करते हैं ओवरहेड्स के, तो इट्स बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो ऑफिस के लोगों के लिए, जो हम जैसे ऑफिस में हम खर्चे दे रहे हैं, किसी और तरीके का कोई भी एक्सपेंसेस हम बेयर कर रहे हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ऑफिस के कामों के लिए अगर कोई खर्चा है, स्टेशनरी है जो ऑफिस में यूज़ हो रही है, फर्नीचर है जो ऑफिस में यूज़ हो रहा है, कोई और तरीके के खर्चे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो वो सारे के सारे ऑफिस एंड मैम इसमें क्लोजिंग बैलेंस 53,000, 81,000, 91,000 कैसे आया? किसमें बेटा? क्लोजिंग बैलेंस कैसे आया? वेरी गुड क्वेश्चन। ओपनिंग बैलेंस 25,000 था, प्लस इसका अगर टोटल करोगे तो इट विल बी 83,000, तो 83,000 प्लस 25,000 करोगे तो टोटल ओपनिंग बैलेंस प्लस कैश रिसीप्ट्स आ जाएंगी। उसमें से आप 40,000, 8,000 और 7,000 ये सब माइनस करोगे तो आपके पास 53,000 रुपीज़ का बैलेंस बचेगा। क्लोजिंग बैलेंस है ये। तो क्लोजिंग बैलेंस मीन्स ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीप्ट्स माइनस पेमेंट है। ये टोटल सप्लायर्स का पेमेंट का टोटल नहीं है, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस इज, ये लिखा तो हुआ है सारा का सारा यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस प्लस ऑल रिसीप्ट्स माइनस ऑल पेमेंट्स। तो 25,000 रुपीज़ अगर इस कॉलम में मैं बात करूँ तो दिस 25,000 रुपीज़ प्लस 23,000 रुपीज़ प्लस 60,000 रुपीज़ माइनस पेमेंट 40,000 माइनस 88,000 माइनस 7,000, दैट विल गिव यू 53,000। ठीक है? Okay, I'm just ending up today's class. We'll continue this concept of budgeting in tomorrow's class. And just once, one more minute from your side, कि आप लोग क्योंकि अभी बाई चांस आज क्लास मोड वाले लिंक के थ्रू हम लोग लेक्चर्स ले रहे थे, आप अनम्यूट करके बता सकते थे। आई जस्ट वांट टू हैव द फीडबैक कि आप लोगों को स्पीड, पढ़ाने का तरीका अगर ठीक नहीं लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हो, सो दैट आई कैन मेक सम काइंड ऑफ चेंजेस इफ रिक्वायर्ड। लिमिटेड लेक्चर्स में थोड़ी सी मेरी स्पीड ज़्यादा रह सकती है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि स्पीड पे पढ़ा रही हूँ तो आई कैन स्लो इट डाउन। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप अपना अगर ठीक था, समझ आ रहा था। मैम हमारी रोज क्लास ऐसे नहीं हो सकती क्या? मतलब रोज ऐसे नहीं हो सकती है, नहीं रोज ऐसे नहीं होगी, रोज आपका लाइव सेशन ही होगा। आज क्योंकि टीम्स के एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम थी, इसी वजह से लेक्चर भी बहुत लेट हो गया था कनेक्ट करने के टाइम पे, वो लाइव जा नहीं रहा था सेशन, फिर अल्टीमेटली एक्चुअली मैम एक तो हमारी क्लासेस भी लिमिटेड है, उसमें भी हम क्वेश्चंस भी पुट अप नहीं कर पाते, तो फिर देखो क्वेश्चंस के लिए मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, उसमें चैट बॉक्स वाला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आंसर वाला जो ऑप्शन है Q&A, वहाँ पर आप अपने क्वेरीज लिख दिया करो। बट हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि इलॉजिकल क्वेश्चंस या एक जैसे क्वेश्चंस बार बार आप मत डाला करो, क्योंकि उसमें कई बार क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते ना 100 मैसेज इकट्ठे आ जाते हैं, तो पता चलता है किसी का रेलिवेंट क्वेश्चन ना मिस हो जाता है बुक्स के लिए अगर है या किसी चीज़ के लिए। इसीलिए मैंने अभी व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनवा दिया है, आप लोग उसको कनेक्ट कर ज्वाइन कर लो। अगर कहीं क्वेरी होगी तो आप उसके साथ भी वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी मयंक आपने जो टाइम पे ज्वाइन के लिए बोला है वो मैं भी नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि 2 दिन से क्लास चल रही है और दोनों दिन बाई चांस टीम की एप्लीकेशन में मैं टाइम पे थी लेकिन कहीं एरर आ रहा था, तो वो लाइव सेशन नहीं जाता, और जब तक लाइव नहीं जाएगा जब तक क्लास शुरू नहीं होती है। अब कल मिलते हैं सेम टाइम। मैं अभी जितने हैं मैं तो क्लास में करा ही दूंगी, जो मेरे पास किताब है, एक्चुअली मेरे पास दूसरी और किताब आई नहीं है। अभी आप लोगों में से किसी के पास राजीव गोयल वाली बुक है, समहाउ आई डोंट हैव दैट बुक राइट नाउ, आप उसमें से शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप के ग्रुप पे, जो मेरे पास है वो मैं शेयर कर दूंगी शाम को। ओके, आई एम जस्ट स्टॉपिंग वाइंडिंग अप टुडेज क्लास। हेलो मैम। हाँ जी बेटा।